हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। दोस्तों, आज हम लोग सेल बायोलॉजी या कोशिका विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और इस टॉपिक में जितने भी तरह के क्वेश्चंस हैं उन सारे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले थियोरेटिकली देखेंगे और लास्ट में एक टेस्ट भी हल करेंगे ताकि वो जो क्वेश्चन हो सारे क्वेश्चन जो है पूरे तरह से स्पष्ट हो जाएं। और जो भी क्वेश्चन अगर परीक्षाओं में इस चैप्टर से आता है तो उसे हम लोग परीक्षाओं में पूरी तरह से हल करके आएँ। तो इससे कोशिका विज्ञान के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है जीवों का नामकरण, इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो है कोशिका विज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और पूरी तरह से इसको समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले जीवों का नामकरण। तो जीवों का नामकरण एक छोटा सा टॉपिक है जो कि पिछले वीडियो में छूट गया था और बायोलॉजी का जो सामान्य परिचय हम लोग पढ़ रहे थे ये उसी का टॉपिक है, लेकिन ये उस वीडियो में छूट गया था। इसको आज हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद पढ़ते हैं साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान में कोशिका विज्ञान को हम लोग पढ़ने से पहले इसे हम लोग जीवों का नामकरण थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो फिगर दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ये है कैरोलस लीनियस का फिगर। इस फिगर को हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखा था, क्योंकि कैरोलस लीनियस ने वर्गीकरण से संबंधित एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था सिस्टेमा नेचर, और इसमें उन्होंने वर्गीकरण के बारे में पूरे विस्तृत रूप से उसमें प्रकाश डाला था और पूरी तरह से समझाया था कि किसी जीव का या फिर धरती पर उपस्थित समस्त जीवों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो उन्होंने एक कैरोलस लीनियस हैं और इन्होंने ही उस किताब को लिखा था। तो उनकी 2-3 किताबें हैं, इसको कि मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है फिगर में। पहली किताब जो कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था सिस्टेमा नेचर, यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टेमा नेचर, और दूसरी किताब का नाम है स्पेसीज प्लांटेरम, और तीसरी किताब है फिलोसोफिया बोटेनिका। इन तीनों किताबों का नाम हमें याद रखना है क्योंकि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग समझते हैं कि जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है। तो जीवों का नामकरण करने के लिए कैरोलस लीनियस ने एक द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। द्विनाम पद्धति क्या होती है? तो द्विनाम पद्धति के अनुसार किसी भी जीव का जब नाम रखा जाता है तो उसमें उसका 2 नाम रखा जाता है। 2 नाम रखा जाता है। पहला जो नाम होता है उसके वंश को दर्शाता है, जबकि जो दूसरा उसका नाम होता है उसके जाति को बताता है। यानी कि किसी भी जीव का अगर हम लोग वैज्ञानिक नाम रखते हैं तो उस वैज्ञानिक के नाम में 2 शब्द लिखे जाते हैं। जो पहला शब्द होता है वो उसके वंश को बताता है, जबकि जो दूसरा शब्द होता है वो उसके जाति को दर्शाता है। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। तो मैंगीफेरा इंडिका में जो पहला शब्द है ये इसके वंश को बता रहा है कि आम का एक वंश है और उसका नाम है मैंगीफेरा, और इंडिका जो है उसकी एक स्पीसीज है। यानी कि आमों की बहुत सारी स्पीसीज है, इसमें से इंडिका जो है एक स्पीसीज है। तो इसी तरह अगर किसी भी जीव का नाम रखा जाता है तो वो 2 नाम रखे जाते हैं। पहला जो उसके वंश को दर्शाता है और दूसरा जो है उसकी जाति को दर्शाता है। जैसे यहाँ पे हमने एक उदाहरण लिखा है कि मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस जो है इसमें देखिए 2 शब्द लिखा हुआ है। पहला शब्द है होमो और दूसरा है सेपियंस। तो होमो जो शब्द है ये उसके वंश को दर्शा रहा है, जबकि सेपियंस जो है इसकी स्पीसीज को बता रहा है। यानी कि मानव में बहुत सारी स्पीसीज थी, यानी कि जब मानव का डेवलपमेंट हो रहा था, विकास हो रहा था, तो इस स्थिति में मानव का बहुत सारी स्पीसीज जो है धरती पे आई और बारी बारी से वो सब डेवलपमेंट के आधार पे या विकास के अवस्था में वो विलुप्त होती चली गई हैं। तो इसी अवस्था में एक स्पीसीज आती है होमोसेपियंस। ये जो होमोसेपियंस है जो आधुनिक मानव है ये उसका जो है स्पीसीज है। तो आधुनिक मानव यानी कि हम लोग जो हैं ये इसी स्पीसीज में आते हैं, और इसमें जो है हम लोगों का जो वैज्ञानिक नाम है वो है होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस जो है एक नाम है वैज्ञानिक जो कि मनुष्य का है, और इसमें जो है 2 नाम रखे गए हैं, एक है होमो और दूसरा जो है सेपियंस। तो जो कैरोलस लीनियस ने द्विनाम पद्धति की जो शुरुआत की थी उनका मुख्य जो उद्देश्य था कि किसी भी जीव का अगर कोई नाम रखा जाता है तो
वो दो शब्दों से बना होगा और दो नाम रखे जाएंगे, एक जो है उसके वंश को बताएगा और दूसरा जो है उसकी जाति को दर्शाएगा। अब जो है उन्होंने बताया है कि ये जो दो नाम रखे जाते हैं, दोनों नाम जो है लैटिन भाषा में रखे जाएंगे, क्योंकि ये लैटिन भाषा जो एक विदेशी भाषा है और इसी भाषा में जो है किसी भी जीव का अगर नाम रखा जाता है तो इसी भाषा में रखा जाएगा। इसके बाद उन्होंने जीवों के नामकरण में एक और चीज लिखा गया है कि जीवों के नामकरण जो वैज्ञानिक करेगा लास्ट में उसका नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे होमो सेपियंस लीन लिखा हुआ है, तो लीन जो लिखा हुआ है ये दर्शा रहा है कि लीनियस ने सबसे पहले जो है होमो सेपियंस नाम दिया था, या फिर मनुष्य का वैज्ञानिक नाम सबसे पहले होमो सेपियंस ने मनुष्य का सबसे पहले जो वैज्ञानिक नाम कैरोलस लीनियस ने दिया था, इसीलिए यहाँ पे लीन लिखा हुआ है। तो लास्ट में जो शब्द लिखा जाता है, यानी कि दो शब्दों के बाद जो तीसरा शब्द लिखा जाता है, वो उस वैज्ञानिक को बताता है जिसने कि वो नामकरण किया है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, हम लोगों ने इसे समझा। अब हम लोग पढ़ते हैं कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान बहुत ही एक लंबा चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग जितने भी तरह के क्वेश्चन कोशिका विज्ञान से आते हैं उन सारे क्वेश्चंस को पहले तो थियोरेटिकली उसको अच्छी तरीके से समझेंगे और लास्ट में एक टेस्ट हल करेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन हो सब क्लियर हो जाए। इसमें जो है पहला जो शुरुआत का जो पॉइंट आता है वो आता है कि कोशिका क्या है, कोशिका क्या होती है। तो कोशिका जो होती है वो जीवन की एक सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई होती है, यानी कि किसी भी जीव का अगर वो जीव चाहे एक कोश की हो या बहु कोश की हो तो उसके अंदर जो कोशिका होती है वही जो कोशिका होती है जो वो पूरी तरह से एक इकाई की तरह कार्य करती है, यानी कि उस जीव की एक छोटी सी छोटी जो इकाई है उसे हम लोग कोशिका कहते हैं और एक कार्यात्मक इकाई है, यानी कि जीवन से संबंधित सारी क्रियाएं उस कोशिका में होती है, इसीलिए इसको एक कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। तो कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई मानी जाती है। अब हम लोग समझते हैं कि इस कोशिका की खोज सबसे पहले किसने किया था। तो कोशिका की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को खोजा था और उन्होंने कोशिका को एक कार्क कोशिका में खोजा था। कार्क कोशिका क्या होती है, तो कार्क जो है एक पौधा होता है और इसको जब उन्होंने काटा था, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब इसको काटा तो उसमें जो है छोटा छोटा जो है उनको एक संरचना दिखाई दी, ऐसी संरचना दिखाई दी जैसे कि मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो संरचना होती है, ठीक वैसे ही संरचना वो वहाँ पे कार्क कोशिका को जब काटा तो वहाँ पे दिखाई दिया। देखिए ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है ये सेल है, यानी कि कोशिका है। इसी कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था और इस कोशिका की खोज सबसे पहले उन्होंने इसी कार्क नाम के एक पौधे को काटा तो उसमें उन्होंने इस कोशिका को खोजा था। तो रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में इस कोशिका को खोजा था। अब हम लोग समझते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की है। तो केंद्रक की खोज, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जब कोई कोशिका होती है, जैसे यहाँ पे एक कोशिका है तो कोशिका के ठीक बीच में एक केंद्रक होता है। तो इस केंद्रक को सबसे पहले तो इस कोशिका को पूरी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया और बाद में जाकर के इस केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने इस छोटी सी वस्तु का खोज किया था और रॉबर्ट हुक जो है, हालांकि इनका नाम जो है छोटा है लेकिन इन्होंने इस बड़ी वस्तु का खोज किया था, यानी कि कोशिका जो है बड़ी है केंद्रक से और इस बड़ी चीज का खोज एक छोटे से नाम वाले व्यक्ति ने यानी कि रॉबर्ट हुक ने किया और रॉबर्ट ब्राउन ने उसकी केंद्रक का खोज किया। तो हम एक ट्रिक आपको बता रहे हैं कि ये जो नाम है रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, दोनों में एक रॉबर्ट शब्द तो कॉमन है लेकिन यहाँ पे हुक है और यहाँ पे ब्राउन है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन में से किसने कोशिका की खोज की, किसने केंद्रक की खोज किया था। तो यहाँ पे इस चीज को क्लियर कर लेना है कि सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक ने, जिसका नाम छोटा है, उन्होंने एक बड़ी चीज का खोज किया था और
रॉबर्ट ब्राउन, जिनका नाम थोड़ा सा बड़ा है, हुक की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा है, और इन्होंने एक छोटी चीज का खोज किया था जिसे केंद्रक कहा जाता है। तो इसे हम लोग स्पष्ट रूप से इसको हमें याद रखना है। अब जो है हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत क्या होता है? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे थियोडोर स्वान और मल्थियास स्लाइडेन, यानी कि स्लाइडेन और स्वान, इसको हम लोग शॉर्ट में नोट कर सकते हैं, स्लाइडेन 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 एवं स्वान, स्लाइडेन एवं स्वान, ये दो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस कोशिका सिद्धांत को दिया था, स्लाइडेन एवं स्वान। क्वेश्चन आता है परीक्षाओं में कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे, दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरा का नाम था स्वान। तो इसे हमें शॉर्ट में याद रख लेना है। अब हम लोग समझते हैं कि ये कोशिका सिद्धांत है क्या। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक तो स्लाइडेन एवं स्वान है, लेकिन इस कोशिका सिद्धांत से मतलब क्या है, यानी कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है? तो इसे हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। तो कोशिका सिद्धांत जो होता है, इसमें जो पहला पॉइंट है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, यानी कि कोई भी जीव हो, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो या बहुकोशिकीय जीव हो, उस जीव की उत्पत्ति सबसे पहले एक कोशिका से होती है। यानी कि जब भी वो जीव बनता है या धरती पे उसकी उत्पत्ति होती है, तो वो सबसे पहले उसकी एक कोशिका तैयार होती है। यानी कि चाहे कितना भी बड़ा जीव हो, सबसे पहले उसमें एक कोशिका बनती है, और वही कोशिका जो है बार बार विभाजन करने के बाद जो है एक बहुत बड़ी एक संरचना बनाती है, यानी कि शरीर का निर्माण करती है, और वो जीव जो है धरती पे आ जाता है। तो किसी भी जीव की जब उत्पत्ति होती है तो उसकी उत्पत्ति करने के लिए एक कोशिका की जरूरत पड़ती है, और वही कोशिका जो बार बार विभाजन के द्वारा उस जीव को जन्म देती है। तो पहला पॉइंट है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, और दूसरा जो है प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी कि कोई भी जीव हो, उसकी शरीर जो होती है एक कोशिका से बनी होती है या फिर अनेक कोशिकाओं से बनी होती है। तो ये तो ऐसे ही सिंपल है। तीसरा जो है प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई होती है, परंतु सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य करती हैं। यानी कि प्रत्येक जो कोशिका होती है एक पूरी तरह से स्वतंत्र इकाई होती है, वो उसके अंदर बहुत जो भी क्रियाएं होती है, सारी कोशिकाओं के अंदर वैसी ही क्रियाएं होती हैं, लेकिन वो एक स्वतंत्र रूप से अपना जीवन निर्वाह करती है प्रत्येक कोशिका। लेकिन कुछ कोशिकाएं मिल करके किसी विशेष कार्य को भी करती हैं। इसके बाद है चौथा पॉइंट है कि कोशिका निर्माण क्रिया में केंद्र की मुख्य भूमिका होती है, यानी कि केंद्रक की मुख्य भूमिका होती है। और जब भी किसी कोशिका का निर्माण होता है तो उसमें केंद्रक की मुख्य भूमिका होती है, क्योंकि केंद्रक नहीं रहता है तो कोशिका के रहने का कोई औचित्य नहीं होता है। और प्रत्येक कोशिका में एक केंद्रक जरूरी होता है, और सबसे पहले केंद्रक जो है दो भागों में बंटता है, इसके बाद जो है पूरी कोशिका जो है विभाजित होती है। तो विभाजन में भी हम लोग केंद्रक की भूमिका को देखेंगे। बाकी कार्यों को करने के लिए भी केंद्र की भूमिका होती है। उसके किसी कोशिका में जो भी क्रियाएं होती हैं वो केंद्रक के अंदर में होती हैं, और कोशिका जो है उस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। तो ये है कोशिका सिद्धांत। अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका सिद्धांत के बाद हम लोग समझते हैं सबसे छोटी कोशिका। अब हम लोग समझते हैं कि सबसे छोटी कोशिका किस जीव की होती है। तो सबसे छोटी कोशिका एक जीवाणु की होती है, एक जीवाणु की होती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका नाम का एक जीवाणु होता है, और इस जीवाणु की जो कोशिका होती है विश्व में सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। इसी तरह विश्व की सबसे छोटी कोशिका किसी भी जीवों में जो होती है, किसी भी जीवों की सबसे जो बड़ी कोशिका होती है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी कि शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है
वो किसी भी जीवों के कोशिका से सबसे बड़ा अंडा होता है। यहाँ पे जो हम लोग अंडा देख रहे हैं ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, लेकिन यहाँ पे जो ये हाथ में लिया हुआ अंडा है, देखिए यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है कि ये अंडा कितना बड़ा है। हाथ की अपेक्षा जो है ये अंडा कितना बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो ये कोई भी अंडा हो वो एक कोशिका की तरह कार्य करता है। तो ये जो कोशिका है अंडा के जितना बड़ा ये अंडा है पूरी तरह से एक कोशिका है, और इसी को यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे को ही विश्व की सबसे बड़ी कोशिका का दर्जा दिया गया है। इसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी कौन सी कोशिका होती है अगर इसको पूछा जाता है तो उसका आंसर है न्यूरॉन। न्यूरॉन का मतलब ये होता है जो तंत्रिका तंत्र में जो कोशिकाएं होती हैं उसी कोशिका को हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। तो ये जो न्यूरॉन होती है ये जो है सबसे बड़ी कोशिका होती है मनुष्य के शरीर में। तो यहाँ पे जो फिगर आप लोग देख रहे हैं ये फिगर जो है एक न्यूरॉन का है, और यहाँ पे जो फिगर है ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका का है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिका जो है सबसे छोटी कोशिका है किसी जीवाणु की, और ये अंडा जो है शुतुरमुर्ग का ये सबसे बड़ी कोशिका है किसी भी जीव से। और यहाँ पे ये जो न्यूरॉन है ये मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अब हम लोग समझते हैं कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। दो तरह की कोशिकाएं होती हैं और इनकी विशेषताएं क्या है इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिया था, और पूरे डिटेल से हम लोग इसको यहाँ पे आज पढ़ेंगे, क्योंकि उस दिन सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा समझना था इसके बारे में, तो इसीलिए इसको डिटेल से हम लोग वहाँ पे नहीं पढ़े थे। और आज जो है इसके बारे में डिटेल से हम लोग जानेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और दोनों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले चीज़ की कोशिका भित्ति जो होती है, ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी कोशिका प्रोटीन की बनी होती है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी कोशिका भित्ति प्रोटीन की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति जो होती है सेलुलोज की बनी होती है। सबसे पहला डिफरेंस जो है दोनों में है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। इसके बाद डीएनए, तो डीएनए जो है एकल सूत्र के रूप में होता है, यानी कि डीएनए जो होता है उसकी एक ऐसी श्रृंखला होती है, यानी कि एक अकेला जो है तंतु की तरह दिखाई पड़ता है। और विकसित जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें जो डीएनए होता है वो दोहरे सूत्र के रूप में होता है, यानी कि ये रचना जो होती है डबल होती है, और यहाँ से जो डीएनए बनता है वो पूरी तरह से दोहरी आकृति का होता है। देखिए ये पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो था एक अकेला था डीएनए, और यहाँ पे जो है एक जो है डबल संरचना दिखाई पड़ रही है। तो दोहरे सूत्र के रूप में जो यूकैरियोटिक कोशिका का जो डीएनए होता है वो दोहरे सूत्र के रूप में होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है एकल सूत्र के रूप में होता है। और दूसरी चीज की इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होती है, इस डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है। यहाँ पे दिया है लाइसोसोम, तो लाइसोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका भित्ति, जितने भी यहाँ पे नाम लिखे गए हैं सारे कोशिकांगों के बारे में हम लोग बारी बारी से अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बस यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि किन जीवों में किन कोशिकाओं में ये जो अंग हैं पाए जाते हैं और किस में जो है नहीं पाए जाते हैं। अब जो लाइसोसोम तो हम लोगों ने समझ लिया कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। केंद्रक झिल्ली जो होता है प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में होता है। इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे नहीं होता है और यहाँ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। राइबोसोम्स जो है तो राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S प्रकार का होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में 80S प्रकार का होता है। तो ये 70S और 80S एक कौन सा प्रकार है और इसका मतलब क्या है, तो आज हम लोग इसके बारे में बस
थोड़ा सा जानकारी और एक शॉर्ट में बस समझने के लिए रख सकते हैं कि जब राइबोसोम्स को एक मशीन के अंदर डाल करके जब घुमाया जाता है तो एक निश्चित स्पीड पे जो राइबोसोम्स होते हैं नीचे बैठ जाते हैं। तो एक 70 मान लीजिए 70 की स्पीड में कुछ राइबोसोम नीचे बैठते हैं और कुछ राइबोसोम्स ऐसे होते हैं जो 80 की स्पीड में नीचे बैठते हैं। तो इन दोनों में यही अंतर है। विशेष रूप से इसको जब हम लोग पढ़ेंगे जब राइबोसोम्स के बारे में, तो इसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि ये जो 70 प्रकार का क्या हो राइबोसोम्स होता है और 80 प्रकार का क्या होता है। आज बस हम लोग इतने ही समझते हैं कि इसकी जो स्पीड जो होती है उस मशीन की, उस मशीन में स्पीड के आधार पे वो तली में नीचे बैठते हैं और इसी के आधार पर उनको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो एक का नाम 70S रख दिया गया है और दूसरे का नाम जो है 80S रख दिया गया है। तो जो 70S प्रकार का राइबोसोम्स होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और 80S नाम का राइबोसोम्स यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। दूसरी चीज, अब गाल्जी बॉडी जो है, तो गाल्जी बॉडी यहाँ पे अनुपस्थित होता है, जबकि यहाँ पे पाया जाता है कशाभिका या फ्लैजलम जिसे बोलते हैं। तो यहाँ ये एक तंतु के रूप में होता है, एक तंतु होता है सिंगल, और यहाँ पे 11 तंतु होते हैं। बाकी कोशिका जो विभाजन है ये असूत्रीय प्रकार का होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका विभाजन जो है असूत्रीय प्रकार का होता है और यहाँ पे समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय प्रकार का कोशिका विभाजन होता है। तो हम लोग कोशिका विभाजन जब पढ़ेंगे तो उसमें असूत्रीय को भी समझेंगे और समसूत्रीय और अर्धसूत्रीय को भी डिटेल से समझेंगे। जो प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में थाइलैक्वाइड में होता है। यहाँ पे हमने जो स्पेलिंग लिखी थोड़ी सी गलत है, ये थाईलैंड लिखा गया, लेकिन थाइलेक्वाइड एक शब्द है, थाइलेक्वाइड। थाइलेक्वाइड जो एक कोशिकांग है, यानी कोशिका में पाया जाने वाला अंग है और इसी में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसके थाइलेक्वाइड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। केंद्रक जो है यहाँ पे अनुपस्थित होता है, यहाँ पे उपस्थित होता है। सेंट्रियोल यहाँ अनुपस्थित और यहाँ पे उपस्थित होता है। और प्लाज्मा झिल्ली श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो इतना सारा अंतर है दोनों कोशिकाओं में। अब जो है यहाँ पे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में अंतर दिखाया गया है। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है, देखिए यहाँ पे ये सेल वाल है। प्लांट सेल में सबसे मुख्य जो विशेषता होती है इसकी कि यहाँ पे सेल वाल पाया जाता है, यानी कि सेल की एक मोटी सी दीवार पाई जाती है। देखिए ये दीवार जो है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रही है, मोटी सी दीवार है, जबकि ये दीवार जो है यहाँ पे इस एनिमल सेल में या जंतु की कोशिका में यहाँ पे कोई भी दीवार नहीं दिखाई पड़ रही है। तो प्लांट सेल में ये दीवार पाई जाती है, सेल वाल जिसे बोलते हैं, और जंतु कोशिका में वो दीवार नहीं पाई जाती है। और सेल मेम्ब्रेन देखिए ये जो बाहर की संरचना है ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल वाल के अंदर की जो संरचना यहाँ पे है यही सेल वाल होती है, यानी कि अंदरूनी संरचना होती है सेल वाल प्लांट सेल में। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। सेंट्रियोल जो है सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है और इसी तरह क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है या वनस्पति कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और इसी क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरिम होता है और उसकी वजह से पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं सूर्य की उपस्थिति में। तो ये क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पौधों में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे सेल वाल सिर्फ पौधों में पाया जाता है, दूसरी चीज की क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। इसके अलावा जंतुओं में जो स्पेशल चीज पाई जाती है वो सेंट्रियोल होता है। तो सेंट्रियोल जो है जंतुओं में पाया जाता है। बाकी जो है राइबोसोम दोनों में होते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी दोनों में होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है दोनों में होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का मतलब है कि केंद्रक को जो ढकने वाली जो कला होती है उसे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो यहाँ पे द्रव दिखाई दे रहा है केंद्रक द्रव्य जिसे कहते हैं, इसमें भी है, इसमें भी पाया जाता है। इसके अलावा ये क्रोमोसोम्स जो है, देखिए यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं। तो क्रोमोसोम्स जो है दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो। इसके अलावा
वैक्यूओल, वैक्यूओल जिसे रिक्तिका भी बोलते हैं। तो रिक्तिका जो होती है प्लांट सेल में एक या दो होती है, लेकिन बड़ी सी रचना होती है। देखिए यहाँ पे एक बड़ी सी रिक्तिका है, इतनी बड़ी रचना है यहाँ पे, और एक खाली स्पेस होता है, इसमें तरल द्रव भरा होता है। तो ये जो है रिक्तिका बहुत बड़ी होती है प्लांट सेल में। और जो एनिमल सेल में अगर रिक्तिका की बात की जाए तो एनिमल सेल में रिक्तिका जो होती है कई होती है, लेकिन छोटी छोटी होती हैं। कई सारी रिक्तिकाएं होती हैं। देखिए एक रिक्तिका यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, लेकिन ये जो है कई सारी हैं। तो इसके बाद गाल्गी बॉडी जो है दोनों में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो है दोनों में पाया जाता है। यहाँ पे देखिए जो साइटोप्लाज्म है ये दोनों में पाया जाता है। देखिए साइटोप्लाज्म और एक प्रोटोप्लाज्म, दो संरचना होती है, जिसे हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। और यही सब डिफरेंस जो है इन दोनों कोशिकाओं में होता है। अब हम लोग समझते हैं अगला पॉइंट। ये पॉइंट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के संबंध में। तो कोशिका संरचना का विस्तृत अध्ययन जब करना होता है तो उसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। हमें जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी भी वस्तु को 1,00,000 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। 1,00,000 गुना बड़ा, 1,00,000 गुना बड़ा करके किसी भी वस्तु को देखा जा सकता है इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा। इसकी खोज जो है नाल एवं रस्का ने किया था। नाल एवं रस्का ने 1932 ईस्वी में किया था। देखिए यहाँ पे ये नाल है, मैक्स नाल और यर्नस्ट रस्का है। ये जो इनको जो शार्ट में हम लोग बोलते हैं नाल एवं रस्का। तो नाल एवं रस्का ने सबसे पहले 1932 ईस्वी में इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की, और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा किसी भी छोटी से छोटी वस्तु को हम लोग 1,00,000 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। अब देखिए पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर। तो वहां पे हमने फिगर में देखा था पादप और जंतु कोशिका में अंतर, और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि पादप और जंतु कोशिकाओं में क्या अंतर होता है। तो लवक पादप जो कोशिका होती है ये पादप कोशिका है, और ये जंतु कोशिका है। तो जो पादप कोशिका में लवक उपस्थित होता है, लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट, और इसमें जो है अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। और कोशिका भित्ति जो है इसमें उपस्थित होता है, इसमें अनुपस्थित होता है। इसका जो आकार होता है ये आयताकार होता है। प्लांट कोशिका का जो आकार होता है आयत के जैसे होता है, ठीक इस तरह की रचना होती है। और एनिमल सेल की आकृति जो होती है गोलाकार होती है लगभग में। इसके बाद सेंट्रोसोम जो है यहाँ पे अनुपस्थित होता है, जबकि यहाँ पे सेंट्रियोसोम जो है उपस्थित होता है। तो यहाँ पे उपस्थित है और यहाँ पे अनुपस्थित है। इसके बाद रिक्तिका यहाँ पे बड़ी होती है, जबकि इस कोशिका में, जंतु कोशिका में रिक्तिका छोटी होती है। इसे हम लोग कई रिक्तिका देख सकते हैं जंतु कोशिका में, लेकिन यहाँ पे एक या दो रिक्तिका ही दिखाई पड़ती हैं। तो ये डिफरेंस जो है दोनों कोशिकाओं में होता है। अब जो है हम लोग देखते हैं कोशिका की संरचना क्या है, कैसी होती है। तो पादप कोशिका जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। देखिए 3 कोशिकाओं के बारे में दिया है, पादप कोशिका, जंतु कोशिका और कवक की कोशिका। तो पादप कोशिका तो सेलुलोज की बनी हुई होती है और कोशिका भित्ति से ढकी हुई होती है, यानी कि कोशिका भित्ति नाम की एक दीवार होती है, इससे ढकी होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। इसके बाद जंतु कोशिका जो होती है प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है, प्रोटीन एवं फास्फोलिपिड की बनी होती है, और कोशिका झिल्ली से ढकी हुई होती है। एक झिल्ली की तरह रचना होती है पतली सी, और इसी कोशिका झिल्ली से ये जंतु की कोशिका जो है ढकी होती है। और कवक की जो कोशिका होती है ये काइटिन की बनी हुई होती है। तो पादप कोशिका सेलुलोज की बनी होती है, जंतु कोशिका प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है, और कवक कोशिका काइटिन की बनी होती है। तो ये अक्सर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन जो अक्सर परीक्षाओं में पूछता है कि कवक की कोशिका भित्ति या कवक की कोशिका जो है किसकी बनी हुई होती है, तो काइटिन की बनी होती है। इसे हमें याद रखना है, और यहाँ पे इसको सेलुलोज को भी याद रखना है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे कोशिका और उसके भाग, कोशिकाओं को कितने पार्ट में बांटा गया है कोशिका को। तो यहाँ पे कोशिका के 3 पार्ट बनाए गए हैं। एक है कोशिका भित्ति, ये देखिए ये एक प्लांट सेल है और इसी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो कोशिका जो होती है उसके 3 पार्ट होते हैं। एक तो कोशिका भित्ति होती है जो कि प्लांट सेल की विशेषता है, दूसरा जो होता है प्रोटोप्लाज्म होता है, और तीसरा जो है रिक्तिका या वैक्यूल होता है। तो 3 चीजें जो होती है कोशिका में पाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कोशिका है, तो इस कोशिका में ये एक भित्ति हो गई या मेम्ब्रेन हो गई, ये एक भित्ति हो गई कोशिका की या फिर मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर एक जो भी पदार्थ पाया जाता है, यहाँ पे जो भी पदार्थ होता है, इन सारे पदार्थों को हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं या जीव द्रव्य बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक खाली जगह होता है, इतना बड़ा खाली जगह यहाँ पे मान लीजिए केंद्रक है, तो यहाँ पे एक रिक्तिका होती है। इसी रिक्तिका में कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं। तो इस रिक्तिका को यहाँ पे दर्शाया गया है, यानी कोशिका का जो है 3 भाग दिखाया गया है। एक तो इसकी कोशिका भित्ति है, और दूसरी जो है इसका जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, और तीसरा जो है रिक्तिका। तो 3 पार्ट मुख्य रूप से हैं। और जो कोशिका भित्ति है उसका नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, इसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद जीव द्रव्य जो है 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक कोशिका द्रव्य और केंद्रक। तो केंद्रक देखिए यहाँ पे कोई सेल है अगर, तो इस सेल के अंदर जो पदार्थ होता है इसे हम लोग कहते हैं, देखिए इसको मिटा करके हम एक दूसरा फिगर बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कोशिका है, इस कोशिका में ये यहाँ पे एक केंद्रक है। तो कोशिका यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है या फिर कोशिका भित्ति है, तो कोशिका भित्ति के अंदर का जो भी पदार्थ होता है सब जो है जीव द्रव्य होता है। पदार्थ जितना भी होता है ये पूरा पदार्थों को हम लोग जीव द्रव्य कहते हैं। और इसके इस जीव द्रव्य के भाग होते हैं, जैसे उसी के जीव द्रव्य का ही एक भाग है केंद्रक, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब जीव द्रव्य के एक भाग होते हैं। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति है, यहाँ पे केंद्रक है। केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच का जो पदार्थ होता है इसे हम लोग कोशिका द्रव्य बोलते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। देखिए कोशिका भित्ति के अंदर के समस्त पदार्थों को जो होते हैं उसे हम लोग जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जबकि केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच का जो पदार्थ होता है इसे हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म जो है थोड़ा सा साइटोप्लाज्म, यह है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म जो होता है प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है। अब यहाँ पे देखिए केंद्रक जो होता है, तो यहाँ पे एक केंद्रक है। केंद्रक में 2 पार्ट हैं। पहला तो एक केंद्रक कला होती है, यानी कि केंद्रक को चारों ओर से घेरी हुई रहती है, केंद्रक कला है। और इसके अंदर जो पदार्थ पाए जाते हैं वो केंद्रक द्रव्य होते हैं। और इन्हीं पदार्थों में क्रोमैटिन जाल होता है और न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि केंद्रक के अंदर एक छोटा सा पदार्थ होता है, छोटा सा एक संरचना होती है गोल, इसे हम लोग न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसे केंद्रिका भी कहा जाता है। तो इसे केंद्रक का केंद्रक कह सकते हैं। और इसी में जो है इसी केंद्रक में क्रोमैटिन जाल होते हैं, यानी कि डीएनए का एक जाल सा बिछा हुआ होता है, और इसे हम लोग क्रोमैटिन जाल बोलते हैं। और जब यही क्रोमैटिन जो होता है जब थोड़ा सा मोटा हो जाता है तो उसे हम लोग गुणसूत्र भी बोलते हैं। तो गुणसूत्र अगर पूछा जाए कहाँ होता है, तो गुणसूत्र जो है इसी केंद्रक के अंदर पाया जाता है। अब हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका द्रव्य में क्या क्या चीज होते हैं। तो कोशिका द्रव्य में उपापचय के सक्रिय कोशिकांग होते हैं, जैसे तारकाय या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःजालिका, इसके बाद गाल्जी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रो बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम, ये सारे पदार्थ जो है इसी को साइटोप्लाज्म के भाग हैं। इसके बाद
उपापचय के निष्क्रिय पदार्थ भी कुछ पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, तेल, ये सब इसी में बिखरे पड़े हुए होते हैं। कुछ रंग देने वाले पदार्थ भी होते हैं, कुछ बीकर होते हैं यानी कि एंजाइम होते हैं। इसके अलावा कुछ उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जैसे लेटेक्स है, गोंद है, खनिज है, ये टैनिन है। ये सब जो है हम लोग प्लांट सेल के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं। जंतु कोशिकाओं में कुछ उत्सर्जी पदार्थ यहाँ पे भी पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग जंतु कोशिका के डिटेल में देखेंगे। अब जो है यहाँ पे रिक्तिका जो कि हमने यहाँ पे पहले देखा था, रिक्तिका जो बड़ा सा पोर्शन होता है, खाली होता है वो, और उसमें जो है कोई द्रव भरा होता है, तो ये रिक्तिका होती है। इसके बाद हम लोग अब समझते हैं आगे कोशिका की संरचना। तो जो कोशिका की संरचना होती है, कोशिका की संरचना जो होती है, इसमें हम लोग सबसे पहले समझते हैं जीव द्रव्य क्या है। तो जीव द्रव्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि जीव द्रव्य में कोशिका के अंदर के संपूर्ण पदार्थ को जीव द्रव्य कहते हैं। यानी कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति के अंदर जो भी पदार्थ होता है वो सारा जो है जीव द्रव्य के नाम से जाना जाता है। तो जीव द्रव्य क्या होता है? तो जीव द्रव्य जो गाढ़ा रंग का एक पदार्थ होता है, जो रंगहीन होता है, पारभासी होता है, पारदर्शी होता है, लसलसा भी होता है। और जीव द्रव्य की खोज जो परकिंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। एक परकिंजे नाम के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने ही इस जीव द्रव्य का खोज किया था। इसके बाद जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था। किसने? जीवन का भौतिक आधार कहने वाले जो वैज्ञानिक थे, तो वो हैं हक्सले। हक्सले ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा में पूछा जाता है कि जीव द्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा है? तो कहा है हक्सले ने। अब जो है हम लोग देखते हैं कोशिका द्रव्य। यहाँ पे हम लोगों ने जीव द्रव्य देखा, अब देखते हैं कोशिका द्रव्य। तो कोशिका द्रव्य केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच का जो द्रव्य होता है उसे हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो पदार्थ होता है, जैसे यहाँ पे ये एक केंद्रक है, इसके और इसके कोशिका भित्ति के बीच में जो पदार्थ होते हैं इसे हम लोग साइटोप्लाज्म या फिर कोशिका द्रव्य बोलते हैं। कोशिका द्रव्य के बाद हम लोग समझते हैं केंद्रक द्रव्य क्या होता है। केंद्रक द्रव्य होता है केंद्रक के अंदर जो पदार्थ होते हैं भरे, उसे हम लोग केंद्रक द्रव्य कहते हैं। जैसे केंद्रक द्रव्य के यहाँ कोशिका झिल्ली के अंदर जो है, यहाँ पे आपको क्रोमोसोम्स दिखाई पड़ रहे हैं, राइबोसोम्स भी हैं, इसी में डीएनए वगैरह होते हैं, जीन होते हैं। बाकी जो है यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है न्यूक्लियोलस है। तो ये सारे जो पदार्थ हैं ये इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के पार्ट हैं, यानी कि केंद्रक द्रव्य के भाग हैं। अब हम लोग आगे समझते हैं कोशिका के मुख्य भाग। तो कोशिका के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, इसे आइए हम लोग समझते हैं। आइए अब कोशिका के मुख्य भाग को समझते हैं। कोशिका में कौन कौन से मुख्य मुख्य भाग होते हैं उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहला जो कोशिका का भाग है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो है कोशिका का सबसे पहला भाग है, जो कि एक पादप कोशिका की विशेषता है। कोशिका भित्ति जो है जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, यह सेलुलोज की बनी हुई होती है। कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है, यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यानी कि सिर्फ पौधों में ये कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। इतना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर परीक्षाओं में क्वेश्चन जो है फंसाता है कि कोशिका भित्ति पूछा जाता है कि किस में पाई जाती है, पौधों में या जंतुओं में। तो कोशिका भित्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाई जाती है, तो इसको हमें याद रखना है। इसके बाद एक है कोशिका झिल्ली।
तो कोशिका झिल्ली किसमें पाया जाता है? ये सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी कि ये जंतुओं में भी पाया जाता है कोशिका झिल्ली और वनस्पतियों दोनों में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली जंतु एवं वनस्पति दोनों में पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। यहाँ पे जो ये कोशिका आप लोग को दिखाई पड़ रही है ये, तो यहाँ पे जो ये मोटी सी संरचना दिखाई दे रही है ये कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति जो है काफ़ी मोटी संरचना दिखाई दे रही है और ये कोशिका भित्ति है। बाकी जो ये अंदर की जो ये एक झिल्ली नुमा संरचना है, यानी कि पतली सी संरचना है, ये जो है कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका झिल्ली जो है इससे पादप कोशिका में भी है। देखिए ये जो कोशिका दिखाई दे रही है पौधों की कोशिका है, पादप कोशिका है, यानी कि इस कोशिका में भी ये कोशिका झिल्ली है। और जो हम लोगों ने जंतु कोशिका पढ़ा है उस जंतु कोशिका में भी एक कोशिका झिल्ली रहती है। तो जंतु कोशिका में सबसे बाहर की जो संरचना होती है वही कोशिका झिल्ली होती है, और पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के अंदर वाली जो संरचना होती है कोशिका झिल्ली होती है। तो जंतु एवं पादप कोशिकाओं दोनों में ये कोशिका झिल्ली पाई जाती है। यह अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य मतलब कि ये कुछ पदार्थों को ही अंदर जाने देती है, बाकी जो है अधिकतर पदार्थों को ये बाहर रोक लेती है। यानी कि इसमें जो पदार्थ ये जो झिल्ली होती है ये उन्हीं पदार्थों को अंदर जाने देती है जो कि जिसकी की आवश्यकता जो है उस कोशिका को होती है। बाकी के पदार्थों को ये बाहर वापस कर देती है, अंदर जाने ही नहीं देती है। इसका कार्य कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करना होता है, जैसा कि मैंने बताया है। ठीक वैसे ये भी लिखा हुआ है कि इसका कार्य जो होता है कि ये कोशिका के अंदर आने जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है, यानी कि ये जिसे अंदर जाना देना चाहे उसे ही जाने देना करता है। बाकी जो है अधिकतर जो पदार्थ होते हैं उनको बाहर रोक लेती है ये कोशिका झिल्ली। अब है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ये कोशिका के अंदर पाई जाती है। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है कोशिका के अंदर पाई जाने वाली संरचना है। यह केंद्रक ये केंद्रक से और दूसरी ओर कोशिका कला से जुड़ी हुई होती है। देखिए यहाँ पे जो ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये जो संरचना दिखाई दे रही है ये संरचना जो है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की है। तो ये संरचना इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है। यहाँ पे ये देखिए ये केंद्रक से भी जुड़ा हुआ है और ये आगे चल करके यहाँ से आ करके इस झिल्ली से भी जुड़ा हुआ होता है, यानी कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। तो दोनों से इसका अटैचमेंट होता है। इसके ऊपर छोटी छोटी कणिकाएं होती हैं। इस झिल्ली के ऊपर इस इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर जो है ऊपर जो है राइबोसोम्स नाम की छोटी छोटी कणिकाएं होती है। देखिए ये जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यहाँ पे छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस फिगर में ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इस फिगर में देखिए चारों तरफ से केंद्रक को इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है लगभग में घेरा हुआ है। तो ये जो संरचना है ये इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, और इसमें जो ये लाल लाल कलर की जो छोटी छोटी कणिकाएं दिखाई दे रही हैं ये राइबोसोम्स हैं। तो राइबोसोम्स जो है इसी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर लगा रहता है। इस राइबोसोम का कार्य इसका कार्य प्रोटीन का संचरण करना है। प्रोटीन का संचरण करना इसका कार्य होता है। तो अब जो है आगे देखते हैं कि कोशिका में और कौन कौन से भाग होते हैं। कोशिका के जो अन्य भाग हैं उसमें है एक तारक काय। तारक काय को हम लोग इंग्लिश में सेंट्रोसोम कहते हैं। तारक काय को सेंट्रोसोम कहा जाता है। यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। देखिए यहाँ पे जो संरचना आप दिख रही है गोल सी, ये एक कोशिका है। तो ये जो गोल सी जो संरचना या कोशिका की होती है ये जंतुओं की कोशिका की विशेषता होती है। यानी कि जंतुओं की जो कोशिका होती है वो गोल होती है और जो पौधों की संरचना होती है कोशिका की वो आयताकार होती है। तो ये गोलाकार संरचना जो है एक जंतु कोशिका की है। तो इसमें जो है आपको तारक काय या सेंट्रोसोम जो है दिखाई देते हैं। यह केवल जंतु कोशिका में ही पाए जाते हैं। तारक काय या सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। अब जो है
हम देखते हैं देखिए यहाँ पे जो संरचना दिखाई दे रही है ये जो है सेंट्रोसोम की संरचना है या तारक काय की संरचना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ जंतु कोशिका की विशेषता है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि सेंट्रोसोम किस में पाया जाता है। अब जो है समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो उसमें यह ध्रुव का निर्माण करने का कार्य इस सेंट्रोसोम ही करता है। इसकी खोज जो है बावेरी ने किया था। सेंट्रोसोम की खोज बावेरी नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे किया था। इसके बाद राइबोसोम्स। तो राइबोसोम जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर साइड जो छोटी छोटी कणिकाएं दिखाई देती हैं वो राइबोसोम्स हैं। तो उस राइबोसोम की खोज जो है पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने किया है। पैलाडे ने इसे सबसे पहले एक जंतु कोशिका में खोजा था। इसकी खोज जो है उन्होंने एक जंतु कोशिका में की थी और बाद में इसे वनस्पति कोशिका में भी या पौधों की कोशिकाओं में भी इसे देखा गया। और ये केंद्र के अंदर भी पाया जाता है और केंद्र के बाहर भी पाया जाता है। तो राइबोसोम्स जो है यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम के एक अम्ल का बना होता है और प्रोटीन का बना होता है। तो कौन सा अम्ल है? राइबोन्यूक्लिक एसिड नाम का अम्ल है और प्रोटीन, इन दो चीज़ों के आए राइबोसोम्स जो है बना हुआ होता है। इसे राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, यानी कि राइबोसोम्स में ही प्रोटीन का निर्माण होता है। राइबोसोम्स अगर शरीर में न रहे तो प्रोटीन का निर्माण न हो पाए। तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है राइबोसोम को कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं हम लोग कोशिका के मुख्य भाग के अंतर्गत हम लोग अब पढ़ते हैं माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया कोशिका का एक मुख्य भाग है। इसकी खोज जो है अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने किया था। अल्टमान नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस माइटोकांड्रिया की खोज किया था। तो जो यहाँ पे जो फिगर दिखाई दे रहा है ये है माइटोकांड्रिया। तो इसकी खोज जो है अल्टमान ने की थी, जबकि इसको माइटोकांड्रिया नाम जो दिया था वो सी बेंडा ने दिया था। सी बेंडा ने इनको माइटोकांड्रिया नाम दिया था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने की, तो अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की और सी बेंडा ने इसका नाम दिया था। तो नाम अगर पूछा जाए तो सी बेंडा और खोज करने वाले का नाम पूछा जाए तो अल्टमान। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जो है माइटोकांड्रिया में क्या कौन सी क्रिया होती है इसे हम लोग देखते हैं। तो माइटोकांड्रिया में श्वसन की क्रिया होती है, यानी कि माइटोकांड्रिया के अंदर ही श्वसन की क्रिया होती है। इसमें जो है कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं वो कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है और उससे ऊर्जा निकलती है, जिसका उपयोग जो है हम लोग अपने दैनिक कार्यों में करते हैं। तो श्वसन की क्रिया जो होती है माइटोकांड्रिया में होती है, यानी कि कोई भी कोशिका हो, चाहे वो जंतु कोशिका हो या फिर वनस्पति कोशिका हो, उसमें श्वसन की क्रिया का कार्य जो मेन होता है वो माइटोकांड्रिया में ही होता है। और माइटोकांड्रिया में ही जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका ऑक्सीकरण किया जाता है और उससे ऊर्जा निकलती है और उसी ऊर्जा का उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में करते हैं। इसके बाद कोशिका को माइटोकांड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस अगर पूछा जाए कि किसे कहा जाता है तो कोशिका का पावर हाउस जो है माइटोकांड्रिया कहा जाता है। तो इसे पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसी माइटोकांड्रिया में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या जो भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसका ऑक्सीकरण इसी माइटोकांड्रिया में होता है और उसका ऑक्सीकरण के बाद जो है ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा सबसे पहले जहाँ पे जन्म लेती है वो ऊर्जा जो है उसे हम लोग माइटोकांड्रिया कहते हैं। तो ऊर्जा सबसे पहले माइटोकांड्रिया के अंदर ही रिलीज होती है कार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के द्वारा, इसीलिए इसको हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि अभी एक पॉइंट और छूट रहा है। इसमें लिखा है कि इसे यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है। यानी कि जैसा कि हम लोगों ने यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ा है, तो यूकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसमें
कोशिका के सभी अंग जो है मौजूद होते हैं। इसे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका उसे कहते हैं जिसमें अधिकतर जो कोशिकांग है वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये जो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है सिर्फ आपको मैट्रिक्स दिखाई देगा, इसके बाद राइबोसोम्स दिखाई देंगे और डीएनए का कुछ पोर्शन भी इसमें दिखाई देता है। यानी कि डीएनए यहाँ पे देखिए इस फिगर में यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, यहाँ पे डीएनए है और यहाँ पे राइबोसोम्स है, राइबोसोम है। बाकी अधिकतर जो कोशिकांग हैं वो नहीं इसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि ये तो खुद एक तो कोशिकांग है। तो इसे हम लोग प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर एक प्रोकैरियोटिक कोशिका मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सिर्फ डीएनए बिखरा पड़ा होता है, इसमें भी डीएनए इसी तरह बिखरा पड़ा होता है। ये डीएनए है चारों तरफ ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है और बाकी जो है अन्य कोशिकांग नहीं दिखाई देते हैं। इसे इसलिए हम लोग कहते हैं कि यह एक यूकैरियोटिक कोशिका में प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अब जो अगला अंग है उसे हम लोग गाल्जी काय कहते हैं या गाल्जी बॉडी। तो इसकी खोज कैमिलो गाल्जी ने की थी। गाल्जी काय की खोज कैमिलो गाल्जी नाम के एक वैज्ञानिक ने किया था और इसीलिए इसका नाम जो है गाल्जी बॉडी रखा गया है। तो गाल्जी बॉडी की खोज जो है कैमिलो गाल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की और गाल्जी काय को कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। यानी कि कोशिका के जो अणु होते हैं उनका यातायात कैसे हो, उसका एक जगह से दूसरे जगह पे आवागमन कैसे हो, इसका प्रबंध करने का कार्य जो करता है वो हमारा गाल्जी काय करता है या गाल्जी बॉडी करता है। अब हम लोग समझते हैं कोशिका का अगला जो भाग है या कोशिकांग है उसे कहते हैं लाइसोसोम। तो लाइसोसोम यह एक छोटा सा कोशिकांग है और इसकी खोज जो है डी डुवे नाम के वैज्ञानिक ने की थी। डी डुवे नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहले जो है कोशिका में लाइसोसोम की खोज की। तो कोशिका में लाइसोसोम की खोज डी डुवे नाम के एक वैज्ञानिक ने की। यह छोटा सा और गोल सी संरचना होती है, जैसे यहाँ पे इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा लाइसोसोम, लाइसोसोम है यहाँ पे। तो ये लाइसोसोम जो है यहाँ पे देखिए एक छोटा सा संरचना है गोल सी, इसी गोल सी छोटी सी संरचना को हम लोग लाइसोसोम कहते हैं। यह पदार्थों का भक्षण करता है, यानी कि इसके समीप जो भी पदार्थ आ जाता है ये उसको खा जाने का कार्य करता है, उसको ये पचा देता है। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जो है 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो कि पाचक एंजाइम होते हैं और जो भी पदार्थ इसके समीप आता है वो उसको पचा देता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि लाइसोसोम का एक अन्य नाम भी है। तो लाइसोसोम का दूसरा जो नाम है उसे हम लोग आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। यानी कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर यह कोशिका के अंदर है और कोशिका के अंदर अगर यह फट जाए तो इससे जो है 24 प्रकार के एंजाइम बाहर निकलेंगे और उस एंजाइमों के द्वारा उस पूरी कोशिका का नाश हो जाएगा या पूरी कोशिका जो है नष्ट हो जाएगी। इसी वजह से इसे हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। अब जो है हम लोग समझते हैं कोशिका का जो अगला भाग है उसे कहते हैं लवक। लवक यह केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। तो लवक जो है सिर्फ और सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। तो वनस्पति कोशिका में 3 प्रकार के लवक पाए जाते हैं। 3 प्रकार के लवक हैं, एक है हरित लवक, दूसरा अवर्णीय लवक और तीसरा है वर्णीय लवक। तो हरित लवक जो होता है ये सभी पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। अधिकतर पौधों के पत्तियों में ही हरित लवक पाया जाता है और इसका जो रंग होता है ये रंग जो है हरे रंग का होता है और इसी की वजह से पौधों की पत्तियां जो है हरी रंग की दिखाई पड़ती हैं। और इसी लवक की वजह से इस लवक में पर्णहरित नाम का एक पदार्थ होता है, पर्णहरिम, और ये पर्णहरिम जो है इसी वजह से जो है पौधे जो है अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का जो मुख्य अंग होता है या जो मुख्य पदार्थ होता है उसे हम लोग हरित लवक बोलते हैं। तो इस हरित लवक में पर्णहरिम होता है और इसी पर्णहरिम की वजह से पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए पौधों की पत्तियों को पौधों का रसोई घर कहा जाता है। तो पौधों की पत्तियों को पौधों का रसोई घर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पौधों की पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है और उस हरित लवक की वजह से पौधे जो है अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। दूसरा जो अवर्णीय लवक है, दूसरा जो लवक है उसका नाम है अवर्णीय लवक। यह रंगहीन होता है, इसका कोई भी रंग नहीं होता है। जैसे हरित लवक का रंग हरा होता है, वर्णीय लवक कई रंग के होते हैं, लेकिन जो अवर्णीय लवक है इसका रंग जो है कोई नहीं होता, यह रंगहीन होता है। यह पौधों के उन भागों में पाया जाता है जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, यानी कि वैसे पदार्थ जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं जाता हो तो उन जगहों पे ये अवर्णीय लवक पाया जाता है। तो ऐसे जो अंग होंगे पौधों के वो अक्सर करके जमीन के अंदर होंगे। तो जमीन के अंदर जड़ होता है या भूमिगत जो तने होते हैं तो वो जो है जमीन के अंदर पाए जाते हैं। तो इन्हीं अंगों में अवर्णीय लवक पाया जाता है। यह भोज्य पदार्थों का संग्रह करता है। तो जो भोज्य पदार्थों का संग्रह करने वाला जो अवर्णीय लवक है इसमें मुख्य रूप से जैसे हम लोगों ने देखा है आलू जो है एक अवर्णीय लवक के अंतर्गत आ जाएगा और बंडा वगैरह जो होते हैं वो सब जो है अवर्णीय लवक के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला जो लवक है उसे हम लोग वर्णीय लवक कहते हैं। तो वर्णीय लवक जो है यह रंगीन होता है। वर्णीय लवक जो है रंगीन होता है, ये लाल भी होता है, पीला, नारंगी, कई कलर का होता है वर्णीय लवक। तो ये पौधों के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, जैसे फूलों में, बीज में, फल में, फल भित्ति में। तो ये जो लवक है पौधों के जो रंगीन भाग होते हैं उन भागों में पाए जाते हैं। तो फल हो सकते हैं, बाकी जो है उसका फूल हो सकता है, तो उन चीज़ों में ये जो है वर्णीय लवक पाए जाते हैं। इसकी जो विशेषता होती है वो ये होती है कि ये रंगीन होते हैं और रंगीन होने की वजह से इसे हम लोग वर्णीय लवक बोलते हैं। और वर्णीय लवक में कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे गाजर है। तो गाजर जो है हालांकि ज़मीन के अंदर होता है लेकिन यह एक वर्णीय लवक है और वर्णीय लवक है और इसमें जो है गाजर में कैरोटीन नाम का एक लवक पाया जाता है। कैरोटीन नाम का लवक जो है गाजर में पाया जाता है। टमाटर जो यहाँ पे फिगर आप लोग देख रहे हैं तो टमाटर में भी एक लवक पाया जाता है जिसे हम लोग लाइकोपीन कहते हैं। तो लाइकोपीन जो है टमाटर में पाया जाता है। इसके बाद चुकंदर जो है, चुकंदर में बीटानिन नाम का लवक पाया जाता है। तो ये जो लवक हैं वर्णीय लवक हैं और इनका जो उदाहरण है वो उसके हम लोगों ने समझ लिया, जैसे टमाटर, गाजर और चुकंदर। अब हम लोग समझते हैं कोशिका का अगला जो भाग है उसे हम लोग रसधानी या रिक्तिका बोलते हैं। तो रसधानी या रिक्तिका, जैसे यहाँ पे एक कोशिका है, ये पादप कोशिका है क्योंकि इसका आकार जो है आयताकार है इसीलिए ये पादप कोशिका है। तो यहाँ पे एक बड़ी सी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये जो इतनी बड़ी संरचना है ये रिक्तिका है। यहाँ पे भी एक रिक्तिका दिखाई दे रही है। तो पौधों की कोशिकाओं में एक या दो जो इतनी बड़ी संरचना होती है वो जो रिक्तिका की संरचना होती है। तो इस रिक्तिका में कुछ तरल पदार्थ भरा होता है, इस रिक्तिका में तरल पदार्थ भरा होता है और ये इसकी संरचना बड़ी होती है पौधों कोशिका में। बाकी जो जंतु कोशिका होते हैं उसमें बहुत ही छोटी होती है। तो जंतु कोशिका में जो रिक्तिका होती है बहुत छोटी होती है, लेकिन वनस्पति जो कोशिका होती है इसमें ये बड़ी और स्पष्ट होती है। इसमें जो तरल पदार्थ होता है वो निर्जीव होता है। इसके बाद अगला जो कोशिकांग है वो है केंद्रक। तो केंद्रक जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है। केंद्रक जो है कोशिका का सबसे प्रमुख अंग होता है क्योंकि इसी के वजह से ही कोशिका विभाजन की क्रिया भी होती है और बाकी पूरे कोशिका को कंट्रोल करने वाला एक केंद्रक होता है। तो इसमें
कोश केंद्रक में एक धागेनुमा पदार्थ बिखरा हुआ होता है। जैसे यहाँ पे एक धागेनुमा पदार्थ है, ऐसे ऐसे ये बिखरा हुआ है इसी केंद्रक के अंदर। तो इस धागेनुमा पदार्थ को हम लोग क्रोमैटिन बोलते हैं। इसी धागेनुमा पदार्थ को क्रोमैटिन कहा जाता है, जो कि प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। ये जो पदार्थ है धागेनुमा, ये पदार्थ जो है प्रोटीन का और डीएनए का बना हुआ होता है। तो सभी कोशिकाओं में ये क्रोमैटिन पाए जाते हैं। अब देखते हैं क्रोमैटिन। अब जो है जो कोशिका के अंदर जो क्रोमैटिन होते हैं, ये क्रोमैटिन जो है कोशिका विभाजन के समय कुछ मोटे हो जाते हैं, और जब ये कोशिका विभाजन के समय कुछ मोटे और छोटे हो जाते हैं तो उस समय इसको हम लोग गुणसूत्र बोलते हैं। यही क्रोमैटिन जिसको कि हम लोगों ने पढ़ा है कि केंद्रक में पाया जाता है। जैसे यहाँ पे एक केंद्रक है, इसमें जो है ये धागेनुमा संरचना है, इसे क्रोमैटिन कहते हैं। तो ये क्रोमैटिन जो है जब कोशिका विभाजन का समय आता है तो छोटा और मोटा हो जाता है, और इसी अवस्था को हम लोग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। तो सभी जीवधारियों में जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या जो है निश्चित होती है। सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये 46 गुणसूत्र जब कोशिका विभाजन का समय आता है मनुष्य का, तो जो कोशिका विभाजित होती है तो उस टाइम पे मनुष्य में 46 गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। इस गुणसूत्र में एक गाढ़ा भाग होता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे है गाढ़ा भाग, तो यहाँ पे ये जो है ये मैट्रिक्स है, चारों तरफ से जो है यह मैट्रिक्स है। और इसी मैट्रिक्स में दो कुंडलित सूत्र लिपटे होते हैं जिसे क्रोमैटोनिमेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो लिपटे हुए दो कुंडलित सूत्र हैं, इसे हम लोग क्रोमैटोनिमेटा बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्रोमैटोनिमेटा बोलते हैं। इसी क्रोमैटोनिमेटा को एक अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड बोलते हैं। देखिए यहाँ से गया हुआ है, ऐसे ऐसे करके फिर यहाँ तक चला गया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना होती है, इसे पूरे संरचना को हम लोग एक अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड बोलते हैं। ये क्रोमैटिड जो होते हैं ये एक निश्चित स्थान पर सटे होते हैं। जैसे एक क्रोमैटिड ए है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया हुआ है, दूसरा क्रोमैटिड ए है जो कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक गया हुआ है। दोनों जो एक विशेष स्थान पर सटे हुए हैं वो स्थान यहाँ पे है। तो इस विशेष स्थान को हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं। इसे ही हम लोग सेंट्रोमियर बोलते हैं। सेंट्रोमियर बोलते हैं, सेंट्रोमियर इसे ही हम लोग बोलते हैं। तो इस सेंट्रोमियर के जगह पे ये दोनों क्रोमैटिड सटे हुए होते हैं। अब जो है गुणसूत्र पर बहुत से जीन पाए जाते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं, इन गुणसूत्र में ये बहुत सारे जीन होते हैं, क्योंकि ये जीन जो होते हैं ये डीएनए का एक भाग होता है। तो ये जो पदार्थ आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है, इसे हम लोग डीएनए भी बोलते हैं। और ये जो डीएनए होता है, इसी डीएनए पे जीन लगे हुए होते हैं। तो जीन का जो मुख्य कार्य होता है कि यह जो है एक पीढ़ी से लक्षण को लेके अगले पीढ़ी तक जाता है। तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षण को लेके जाने का कार्य जीन करता है। इसीलिए गुणसूत्र को वंशागति का वाहक भी बोलते हैं। तो वंशागति का वाहक गुणसूत्र को भी बोला जाता है, जीन को भी बोला जाता है, क्योंकि जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को लेके जाने का कार्य करता है। अब हम लोग समझते हैं अगला जो कोशिकांग है उसे हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। तो केंद्रक के अंदर एक छोटी सी गोल संरचना होती है। केंद्रक के अंदर जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि एक कोशिका होती है, इतनी बड़ी एक कोशिका है, इसके अंदर एक केंद्रक है और इस केंद्रक के अंदर जो है एक छोटी सी गोल संरचना होती है। इसी गोल संरचना को हम लोग केंद्रिका बोलते हैं। इसमें राइबोसोम के लिए आरएनए का संश्लेषण होता है। राइबोसोम के लिए आरएनए का जो निर्माण होता है वो इसी में होता है, और इस आरएनए का
जब निर्माण होता है तो इसी आरएनए से राइबोसोम का निर्माण होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं डीएनए। डीएनए क्या है? यह अधिकांशतः केंद्रक में होता है। डीएनए जो होता है केंद्रक में होता है, लेकिन हम लोगों ने अभी पीछे हम लोगों ने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए का कुछ पोर्शन पाया जाता है। इसके अलावा हरित लवक में भी पाया जाता है। तो डीएनए जो है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में भी पाया जाता है। तो क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और डीएनए जो है उपस्थित होता है, कहाँ कहाँ उपस्थित होता है? तो ऑप्शन दे देगा, तो इसमें दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, केंद्रक या सभी। तो हमको टिक करना है सभी में, क्योंकि कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है और कुछ मात्रा में हरित लवक में भी डीएनए पाया जाता है। तो डीएनए को पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। डीएनए जो होता है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। डीएनए की खोज जो है वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की खोज वाटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना का मॉडल दिया था। यानी कि उन्होंने बताया था कि डीएनए जो है द्विकुंडलित संरचना है, यानी कि वो एक डबल धागे के जैसी संरचना है। इसे हम लोग डीएनए बोलते हैं और इसकी संरचना जो इस तरह की होती है। तो इसका मॉडल जो देने वाले वैज्ञानिक थे वो थे वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना का मॉडल दिया था। डीएनए का कार्य आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना है। आनुवंशिक क्रियाओं का मतलब कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण आते जाते हैं वही आनुवंशिक लक्षण होते हैं। तो उन्हीं क्रियाओं का संचालन करने का कार्य जो है डीएनए का होता है, क्योंकि जीन जो है डीएनए का भाग है। देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जीन जो है डीएनए का भाग है। तो डीएनए का एक पार्ट जीन है और इसी जीन पर कुछ जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं इसी जीन के द्वारा। जीन डीएनए की इकाई है, यानी कि डीएनए की इकाई जीन है, क्योंकि कई जीन मिल करके एक डीएनए का निर्माण करते हैं। तो डीएनए जो है यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि इसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों कहते हैं। तो डीएनए जो होता है ये डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल का बना होता है, यानी कि इसका जो एक अम्ल होता है डीऑक्सीराइबोज होता है, और इसमें जब बेस आकर जुड़ता है तो बेस जैसे यूरेसिल, थाइमिन, ये सब बेस हैं। तो थाइमिन, यूरेसिल, बाकी और जो बेस हैं जैसे तो डीऑक्सीराइबोज जब बेस से मिलता है तो एक न्यूक्लियोसाइड बनता है। डीऑक्सीराइबोज जब बेस से मिलता है तो एक न्यूक्लियोसाइड बनता है, और एक न्यूक्लियोसाइड से जब फास्फोरिक अम्ल मिलता है या फास्फेट आके मिलता है तो एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब एक साथ मिल जाते हैं तो उसे हम लोग पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है डीएनए होता है। इसके बाद डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, यानी कि डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये डीएनए है। डीएनए से जब डीएनए का निर्माण होता है तो इसे हम लोग रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोलते हैं। इसे रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन बोलते हैं। और जब डीएनए से जब आरएनए का निर्माण होता है तो इसे ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन अगर पूछा जाए कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है कि डीएनए से आरएनए का बनना। इसके बाद आरएनए से डीएनए का निर्माण होना रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उसको बोलते हैं जब आरएनए से डीएनए का निर्माण हो जाए। इसके बाद आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होने की क्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। आरएनए से जब प्रोटीन बनता है तो उसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो इस फिगर को भी याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डीएनए से डीएनए बनना, रिप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, डीएनए से आरएनए का निर्माण, ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए का निर्माण, यानी कि ये उल्टी क्रिया है, इसीलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स यानी कि उल्टी क्रिया, उल्टी ट्रांसक्रिप्शन, तो इसे हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। अब
आरएनए डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए में नाइट्रोजन बेस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यानी कि जो 4 बेस होते हैं उन 4 बेसों में जो यूरेसिल होता है ये सिर्फ आरएनए में पाया जाता है, और डीएनए में ये यूरेसिल नहीं होता है, क्योंकि यूरेसिल के स्थान पर थायमिन होता है और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है। तो दोनों में यही अंतर है, यानी कि आरएनए और डीएनए के जो बेस होते हैं उन बेस में यही अंतर है कि आरएनए में यूरेसिल बेस होता है थायमिन की जगह पे, और डीएनए में यूरेसिल की जगह पे थायमिन बेस होता है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एक आरएनए है, टीआरएनए है और एमआरएनए है। आरएनए आरएनए, दूसरा जो है टीआरएनए और चौथा जो है एमआरएनए। 3 तरह के आरएनए होते हैं, आर, टी और एम। तो इन तीनों का अलग अलग कार्य होता है। जैसे आरएनए है तो इसका कार्य होता है, यह राइबोसोम पर लगा हुआ होता है, यानी कि राइबोसोम पे ये आरएनए होता है, और इसका जो कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है, यानी कि ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में ये सहायता करता है। तो आरएनए का कार्य यह है कि ये प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में सहायता कर रहा है। टीआरएनए का क्या कार्य है, यह विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को खोज करके राइबोसोम पर लाता है। तो विभिन्न प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं उन अमीनो अम्लों की खोज करने का कार्य करता है टीआरएनए, और खोज करने के बाद ये जो है उन अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे लाता है, और राइबोसोम जो है उसकी सहायता से प्रोटीन का निर्माण करता है। और जो एमआरएनए है ये आदेश लेकर केंद्रिका से बाहर जाता है। केंद्रक से बाहर जाने का कार्य कौन करता है, मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। तो जो एमआरएनए है यह आदेश लेता है और एक कोशिका से केंद्रक से बाहर चला जाता है और अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है। तो अमीनो अम्ल को चुनने में मदद करता है कौन, तो वो है मैसेंजर आरएनए। और अमीनो अम्ल को राइबोसोम पे लाने का कौन कार्य करता है, तो है टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए। और राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए जो होता है यह राइबोसोम पर लगा होता है और प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो ये 3 आरएनए हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हो गए। अब हम लोग समझते हैं डीएनए और आरएनए में अंतर। तो डीएनए और आरएनए में जो अंतर है उसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे डीएनए और यहाँ पे है आरएनए। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। यहाँ पे जो शर्करा होती है या जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, और यहाँ पे जो है राइबोज शर्करा होती है। यहाँ पे एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन बेस होते हैं, यानी कि डीएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन होता है, जबकि इसमें थायमिन की जगह पे यूरेसिल होता है। यानी कि यहाँ पे जो ये थायमिन दिख रहा है ये आरएनए में ये थायमिन नहीं होता है। आरएनए में एडेनिन भी होता है, गुआनिन भी होता है और साइटोसिन भी होता है, लेकिन थायमिन की जगह पे यूरोसिल होता है। इसकी बस दोनों में यही डिफरेंट है, दोनों के जो बेस हैं उन दोनों में बस यही डिफरेंट है कि आरएनए में थायमिन की जगह पे यूरोसिल बेस होता है। यह मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। तो डीएनए जो है अक्सर जो है केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए जो है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में पाया जाता है। केंद्रक में भी पाया जाता है और केंद्रक से बाहर कोशिका द्रव्य में भी आरएनए पाया जाता है। आइए अब हम लोग समझते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हम लोग कहते किसको है, सबसे पहले हम लोग इसे समझेंगे। तो मातृ कोशिका से जो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, मातृ कोशिका का मतलब होता है कि किसी भी जीव के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा कुछ कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जिस कोशिका के द्वारा डॉटर सेल बनती हैं या संतति कोशिकाएं बनती हैं उस कोशिका को हम लोग मातृ कोशिका कहते हैं। यानी कि ऐसी कोशिका जिसके विभाजन के द्वारा दूसरी कोशिकाएं बनती हैं उस कोशिका को हम लोग मातृ कोशिका कहते हैं।
तो मात्र कोशिका जब विभाजित होती है तो उसके विभाजन के द्वारा संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो इसी की जो प्रक्रिया होती है या इसकी जो क्रिया होती है उसी क्रिया को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। कोशिका विभाजन की खोज सर्वप्रथम बिरचाऊ ने किया था। ये इम्पॉर्टेंट और याद रखने वाला एक प्रश्न है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोशिका विभाजन की खोज से संबंधित क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में। तो कोशिका विभाजन की खोज किसने किया था? तो बिरचाऊ ने किया था, यानी कि बिरचाऊ ने सबसे पहले कोशिका विभाजन की क्रिया को देखा था। देखिए यहाँ पे एक फिगर दिया गया है समसूत्री विभाजन का। कोशिका विभाजन को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका चक्र क्या होता है। तो कोशिका चक्र को हम लोग समझते हैं तो किसी कोशिका के बनने से लेकर के उसके पुनः विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक की क्रिया को कोशिका चक्र कहते हैं। यानी कि ये कोशिका जब बनती है तो वो कोशिका फिर बनने के बाद फिर उसका वृद्धि होता है, विकास होता है, और वृद्धि विकास के बाद फिर वो कोशिका पुनः विभाजित होकर के एक दूसरी कोशिका बनाती है। तो एक कोशिका के बनने से लेकर के उसके पुनः विभाजन तक की क्रिया को हम लोग कोशिका चक्र कहते हैं। तो एक कोशिका चक्र जो होता है इसमें 4 चरण होते हैं। कोशिका चक्र में 4 चरण होते हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। पहली जो अवस्था होती है उसे हम लोग G1 फेज कहते हैं या फिर जीवन अवस्था। G1 अवस्था में क्या होता है कि प्रोटीन एवं RNA का संश्लेषण होता है। देखिए यहाँ पे फिगर में जो है 4 अवस्थाएं दी गई हैं। यहाँ पे देखिए ये जो अवस्था है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अवस्था को हम लोग G1 कहते हैं। तो G1 जो फेज होता है इसमें सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया हुआ है। तो सेल ग्रोथ करती है और उसका विकास होता है। इसके अलावा इसमें जो है प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। इसी अवस्था में G1 फेज में प्रोटीन और RNA का संश्लेषण होता है। इसके बाद G1 फेज के बाद आती है यहाँ पे यस फेज या सिंथेसिस फेज होता है जिसे, तो सिंथेसिस फेज जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें DNA एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। DNA और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण इसी यस अवस्था में या यस फेज में होता है। तो यस का मतलब होता है सिंथेसिस और यहाँ पे G1 फेज का मतलब है कि ग्रोथ फेज है। जी से मतलब है ग्रोथ से संबंधित। तो सबसे पहले जो कोशिका का यहाँ पे वृद्धि होती है, वृद्धि और विकास होता है। इसके बाद इसमें सिंथेसिस क्रिया होती है और सिंथेसिस या संश्लेषण के द्वारा DNA और हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। इसके बाद जो अगला जो चरण आता है उसे हम लोग G2 फेज कहते हैं, यानी कि सेकेंड ग्रोथ फेज जो होता है, ग्रोथ फेज जो सेकेंड होता है उसे हम लोग G2 फेज बोलते हैं। इस फेज में क्या होता है कि इसमें कोशिका विभाजन की तैयारी होती है, यानी कि इसी अवस्था में जाकर के ये जो सेल होती है पहली सेल क्या करती है कि तैयारी करती है पुनः विभाजन करने के लिए। तो पुनः विभाजन करने की तैयारी करती है और इसके बाद आता है लास्ट में यम फेज। तो यम फेज में या यम अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। देखिए यहाँ पे G2 फेज है और इसके बाद यहाँ पे यम फेज है। तो यम फेज में सबसे पहले प्रोफेज की अवस्था है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यानी कि 4 अवस्थाएं होती है माइटोसिस के अंतर्गत। यहाँ पे दिया हुआ माइटोसिस जो समसूत्री विभाजन है, इसमें जो है 4 अवस्थाएं आती हैं और फिर एक कोशिका जो है विभाजित होकर के फिर 2 डॉटर सेल का निर्माण करती है, यानी कि 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है। फिर जब ये कोशिकाएं ये डॉटर सेल क्या करती हैं कि फिर वृद्धि और विकास के लिए G1 फेज में आ जाती हैं, यानी कि उनका G1 फेज चलने लगता है और ये बिगिन सेल साइकिल, यानी कि सेल साइकिल की यहीं से शुरुआत हो जाती है। तो ये कोशिकाएं फिर से क्या करती हैं कि ग्रोथ करती हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है उनमें, फिर उनमें सिंथेसिस होता है और इसके बाद फिर उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है और लास्ट में फिर उनका विभाजन हो जाता है। तो इस तरह कोई भी कोशिका जो होती है बार बार विभाजित होती रहती है और इसमें 4 अवस्थाएं आती हैं। इसी को हम लोग कोशिका चक्र कहते हैं। आइए अब हम लोग समझते हैं कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है।
कोशिका विभाजन जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन 3 प्रकार का होता है, यानी कि 3 तरह का कोशिका विभाजन होता है। तो कौन कौन है? पहला जो है समसूत्री विभाजन, एक है समसूत्री विभाजन, पहला जो है असूत्री विभाजन, पहला असूत्री विभाजन है, दूसरा जो है समसूत्री विभाजन और तीसरा जो है अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि 3 तरह की कोशिका विभाजन की क्रिया होती है। पहला असूत्री विभाजन होता है, फिर समसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब हम लोग समझते हैं कि असूत्री विभाजन क्या है और ये कैसे होता है। तो असूत्री विभाजन जो होता है ये इस प्रकार का कोशिका विभाजन जो होता है वो नील हरित शैवाल में होता है, नील हरित शैवाल में होता है, फिर जीवाणु में भी होता है और अमीबा और ईस्ट वगैरह में होता है। यानी कि इतने तरह के जीव हैं जिसमें कि असूत्री प्रकार का विभाजन होता है। इस विभाजन में क्या होता है? तो सबसे पहले जो इस विभाजन में जो मात्र कोशिका होती है, मात्र कोशिका का केंद्रक जो होता है, मात्र कोशिका यानी कि जो मदर सेल होती है, वो उसका केंद्रक जो है सीधे 2 भागों में बढ़ जाता है। तो मात्र कोशिका का जो केंद्रक होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक कोशिका है, यहाँ पे उसका केंद्रक है, तो सबसे पहले क्या होगा कि ये केंद्रक जो है इस सबसे पहले 2 भागों में बढ़ जाएगा, यहाँ से इसी में बंटवारा हो जाएगा। इसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य में संकुचन होने लगता है, और जो कोशिका द्रव्य होता है, यहाँ पे जो कोशिका द्रव्य बिखरा पड़ा होता है, इसमें संकुचन होता है और संकुचन के द्वारा ये जो इधर का जो कोशिका द्रव्य होता है इधर, और इधर का कोशिका द्रव्य इधर इस साइड में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोशिका द्रव्य इसका यहाँ पे हो जाता है और इसका कोशिका द्रव्य जो है यहाँ पे इस केंद्रक को ले करके, तो ये जो केंद्रक आता है इस कोशिका में आ जाता है और ये जो केंद्रक आता है इस कोशिका में आता है। 2 कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इसमें सबसे पहले इसी केंद्रक का विभाजन होता है। तो असूत्री विभाजन जो होता है एक बहुत ही साधारण तरीके का कोशिका विभाजन है, जो कि अमीबा में, ईस्ट में, नील हरित शैवाल में, जीवाणु में होता है। इसके बाद समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या है? तो समसूत्री विभाजन की खोज जो है फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन की खोज एक फ्लेमिंग नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज किया था और इसकी खोज उन्होंने जंतु कोशिका में की थी और उन्होंने ही इसे माइटोसिस नाम दिया था। तो समसूत्री विभाजन को माइटोसिस नाम देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो फ्लेमिंग थे और इन्होंने ही सबसे पहले इससे समसूत्री विभाजन या माइटोसिस की क्रिया का खोज किया था। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। कायिक कोशिकाओं का मतलब ये होता है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो जनन करने के काम में आती हैं, यानी कि उनके द्वारा, देखिए एक जनन कोशिका होती है, जनन, और एक जो कोशिका होती है कायिक कोशिका होती है, एक जो है कायिक कोशिका होती है। तो 2 तरह की कोशिकाएं होती है। तो जो जनन कोशिका होती है इसका कार्य होता है जनन करना या फिर संतान की उत्पत्ति में हेल्प करना, संतान उत्पत्ति में हेल्प करना। और जो कायिक कोशिका होती है इसका कार्य जो होता है, ये जो शरीर के अन्य जो भाग होते हैं उनमें एक कोशिका पाई जाती है और जनन से संबंधित इसका कोई कार्य नहीं होता है, बल्कि उस जीव के विकास में, उसके शारीरिक विकास में इसका योगदान होता है। तो जो ये जनन कोशिका होती है ये सिर्फ जनन में भाग लेती है और किसी पौधे के या फिर जीव के जननांगों में ये कोशिकाएं पाई जाती हैं। जनन कोशिका शरीर के हर अंगों में नहीं पाई जाती है, बल्कि सिर्फ उस जीव के जननांगों में ही ये कोशिका पाई जाती है। तो जनन कोशिका जो होती है, जनन कोशिका में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा विभाजन होता है, लेकिन यहाँ पे जो ये कायिक कोशिकाएं हैं जो कि शरीर के हर हिस्सों में पाई जाती है, कायिक कोशिका, इसमें जो होता है इसमें जो होता है समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। तो कायिक कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। बाकी जो है ये जनन कोशिका है इसमें कौन सा विभाजन होगा इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि समसूत्री विभाजन को 4 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण है पूर्वावस्था, दूसरा है मध्यावस्था, तीसरा पश्चावस्था और लास्ट है अंत्यावस्था। यानी कि 4 अवस्थाएं होती हैं जनन
सॉरी इस समसूत्री विभाजन की 4 अवस्थाएं हैं, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। तो इसको हम लोग इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पूर्वावस्था को हम लोग प्रोफेज कहते हैं, मध्यावस्था को मेटाफेज, पश्चावस्था को हम लोग एनाफेज कहते हैं और अंत्यावस्था को टेलाफेज कहते हैं, टेलोफेज। अब जो है हम लोग देखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। जो लास्ट प्रकार का जो विभाजन है वो है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि 2 तरह का विभाजन हम लोगों ने देखा। पहला विभाजन जो था असूत्री, दूसरा विभाजन जो था समसूत्री, और जो लास्ट विभाजन है वो है अर्धसूत्री। इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये समसूत्री विभाजन की जो क्रिया है इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये एक कोशिका है, एक कोशिका का फिगर यहाँ पे दिया हुआ है। इस कोशिका में गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं या डीएनए ही होता है गुणसूत्रों के अंतर्गत। जो गुणसूत्रों में जो लंबा सा जो तंतु होता है वो डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए है या फिर गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र जो है 2 गुणसूत्र आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों गुणसूत्र जो है सबसे पहले इनका डिप्लीकेशन होता है, इसी से हम लोग डीएनए डिप्लीकेशन कहते हैं। तो इसमें एक डीएनए से दूसरा डीएनए का निर्माण होता है, या एक गुणसूत्र से 2 गुणसूत्र सबसे पहले यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद ये दोनों गुणसूत्र जो होते हैं 2-2 करके ये 4 हो जाते हैं, और चारों में से जैसे सफ़ेद दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा कलरफुल दिखाई दे रहा है, तो इसमें का एक हिस्सा और इसमें का एक हिस्सा एक साथ आ जाते हैं, और इधर वाला और ये वाला दोनों एक साथ आ जाते हैं। इसके बाद ये दोनों जो है ध्रुवों के ऊपर जाते हैं। देखिए यहाँ पे ध्रुव, एक ध्रुव इधर है, एक ध्रुव इधर है। तो ये यहाँ से ये कोशिका यहाँ से बनती है ये वाली, और ये कोशिका बनती है यहाँ से इधर वाली, और दोनों कोशिकाओं के हिस्से में एक एक गुणसूत्र, यानी कि 2-2 गुणसूत्र, एक सफ़ेद और एक ग्रीन, सॉरी ये हल्का गुलाबी कलर का है। तो एक गुलाबी और एक सफ़ेद, दोनों ये जो गुणसूत्र है ये दोनों कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं। तो समसूत्री का मतलब यही होता है कि जो मदर सेल होती है उसके अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, ठीक वैसे ही गुणसूत्र जो इसके डॉटर सेल होते हैं उतने उसमें भी होते हैं। यानी कि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 ही रहेंगे। तो सम का मतलब होता है बराबर, यानी कि जो मदर सेल है उसमें जो गुणसूत्र है और जो डॉटर सेल है उसमें जो गुणसूत्र है, दोनों के गुणसूत्र जो होते हैं बराबर होते हैं। अब हम लोग समझते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है मियोसिस। तो अर्धसूत्री विभाजन को मियोसिस कहा जाता है, और इसकी खोज जो है सबसे पहले, सॉरी मियोसिस शब्द जो सब है इसको सबसे पहले देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो फार्मर एवं मूरे थे। तो फार्मर एवं मूरे ने सबसे पहले मियोसिस शब्द को दिया था। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो है बीजमैन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। तो बीजमैन ने अर्धसूत्री विभाजन की खोज की, और मियोसिस शब्द का सबसे पहले देने वाले जो वैज्ञानिक थे वो फार्मर एवं मूरे थे। इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन का जो विस्तृत अध्ययन जिसने किया था वो थे स्ट्रासबर्गर, यानी कि स्ट्रासबर्गर ने इस विभाजन का पूरा बढ़िया तरीके से अध्ययन किया था। इसके बाद हम समझते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में होता है। देखिए हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा है कि जो समसूत्री विभाजन होता है वो कायी कोशिकाओं में होता है, लेकिन जो जनन कोशिकाएं होती हैं, यानी जो जनन में भाग लेने वाली कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो मियोसिस होता है या जो अर्धसूत्री विभाजन होता है ये सिर्फ और सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, जो 2 चरणों में पूरा होता है। ये जो विभाजन होता है 2 चरणों में पूरा होता है, एक अर्धसूत्री फर्स्ट एवं अर्धसूत्री सेकेंड। 2 चरण है, एक है अर्धसूत्री फर्स्ट एवं एक है अर्धसूत्री सेकेंड। जो अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसमें जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या जो होती है आधी रह जाती है। जैसे यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, एक कोशिका ये है और दूसरी कोशिका, सॉरी ये जो कोशिका है इसी का विभाजन होगा। तो जो इसमें 4 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं,
चार गुणसूत्र जो है सबसे पहले क्या होते हैं कि ये लंबाई में बंट जाते हैं। ये लंबाई में यहाँ से एक गुणसूत्र बंट गया है, ये भी गुणसूत्र बंट गया है, लेकिन चारों जो है लंबाई में बंट जाते हैं। और लंबाई में बंटने के बाद जो है ये लगभग में देखने में आता है कि ये 8 दिखाई देते हैं गुणसूत्र, लेकिन 8 होते नहीं हैं। जो ये गुणसूत्र है, ये जो इसका एक जो हिस्सा होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये अर्ध गुणसूत्र कहलाता है। तो ये अर्ध गुणसूत्र ए और अर्ध गुणसूत्र ए, तो ये गुणसूत्र टोटल एक हो गया, फिर ए और ए, यानी कि 4 गुणसूत्र है। इसके बाद की जो क्रिया होती है मियोसिस फर्स्ट जो होती है, तो मियोसिस फर्स्ट में ये जो गुणसूत्र होते हैं, देखिए यहाँ पे ये गुणसूत्र, ये यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो गुणसूत्रों की संख्या है, यहाँ पे गुणसूत्रों की जो संख्या है, एक गुणसूत्र यहाँ पे है और एक गुणसूत्र यहाँ पे है, यानी कि 2 गुणसूत्र है यहाँ पे और यहाँ पे भी 2 गुणसूत्र हैं। तो 2 गुणसूत्र यहाँ पे हैं और 2 गुणसूत्र यहाँ पे हैं। अरे यहाँ पे जो मदर सेल है, यानी कि जो मात्र कोशिका है, इसमें जो है 4 गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। तो मियोसिस फर्स्ट के बाद जो होता है, ये जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी रह जाती है। इसके बाद यही गुणसूत्र जो होता है, मियोसिस सेकेंड की जब क्रिया होती है, तो मियोसिस सेकेंड की जो क्रिया होती है, ये मियोसिस सेकेंड में क्या होता है कि गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो मात्र कोशिका के बराबर ही बनी रहती है। जैसे यहाँ पे 2 गुणसूत्र हैं, एक गुणसूत्र ए और एक गुणसूत्र ए, तो यहाँ पे भी 2 गुणसूत्र, एक ए और एक ए। देखिए तो दोनों में 2-2, इसमें भी 2 गुणसूत्र, इसमें भी 2 गुणसूत्र, और जो मदर सेल होगी ये, तो इसमें भी 2 गुणसूत्र हैं। तो मियोसिस जो होता है, मियोसिस फर्स्ट जो होता है, ये जो है इसी में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। बाकी जो मियोसिस सेकेंड होता है, मियोसिस सेकेंड की जो क्रिया होती है, ये माइटोसिस की तरह होती है, यानी कि समसूत्री विभाजन की तरह होती है। अब जो है हम लोग यहाँ समझते हैं कि जो अर्धसूत्री फर्स्ट है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन जो होता है, ये 4 अवस्थाएं इसमें होती हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट में 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेराफेज फर्स्ट। इसके बाद अब प्रोफेज फर्स्ट जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में जो प्रोफेज फर्स्ट होता है, ये सबसे लंबी अवस्था होती है। ये जो अवस्था होती है सबसे लंबी अवस्था होती है। देखिए हम लोगों ने शुरू किया है अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में हम लोगों ने देखा कि अर्धसूत्री विभाजन जो है मुख्यतः इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट एक चरण होता है अर्धसूत्री फर्स्ट का, और जो दूसरा चरण होता है अर्धसूत्री सेकेंड का। तो जो अर्धसूत्री फर्स्ट है, इसमें 4 अवस्थाएं हैं। अर्धसूत्री फर्स्ट में भी 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेराफेज। अब जो प्रोफेज फर्स्ट है, इसमें भी कई अवस्थाएं हैं। इसमें जो है हम लोगों को कई अवस्थाएं दिखाई देंगी। देखिए यहाँ पे है लेप्टोटीन, एक पहली अवस्था है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ये 5 अवस्थाएं हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 अवस्थाएं जो होती हैं, ये प्रोफेज फर्स्ट में होती हैं। और ये अवस्था जो है सबसे बड़ी अवस्था होती है अर्धसूत्री विभाजन की। तो जो लेप्टोटीन होता है, लेप्टोटीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी के जो यहाँ पे ये सब अवस्थाएं, इनके बारे में भी पढ़ना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चन जो है थोड़े जटिल प्रकार के होते हैं, इसलिए इन लोगों को समझना जरूरी है। तो जो लेप्टोटीन अवस्था होती है, लेप्टोटीन अवस्था में कोशिका विभाजन की तैयारी होती है। इसमें विभाजन की तैयारी होती है और इसमें गुणसूत्र उलझे हुए पतले धागे की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें क्रोमोनिमेटा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये फिगर दिख रहा है यहाँ पे, तो इसमें जो गुणसूत्र है पूरे धागे में लिपटे हुए दिखाई दे रहे हैं और इधर का उधर बिखरे पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये लेप्टोटीन अवस्था है। जब जाइगोटीन की अवस्था आती है, तो जाइगोटीन अवस्था में यही गुणसूत्र जो होते हैं जोड़े बना लेते हैं, 2-2 करके एक-एक जोड़ा बना लेते हैं सब।
एक जोड़े में दो गुणसूत्र आ जाते हैं। देखिए इसमें जो है जाइगोट अवस्था में समजात गुणसूत्र एक साथ आकर के जोड़े बनाते हैं। समजात गुणसूत्र जो एक ही तरह के गुणसूत्र होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं और वो मिल करके जोड़े बना लेते हैं, जिसे सिनैप्सिस या सूत्र युग्मन कहते हैं। इस जो जोड़े बनने की जो क्रिया है, यहाँ पे देखिए दो गुणसूत्र यहाँ पे आए हैं, दो यहाँ पे हैं, दो यहाँ पे हैं, तो ये जो जोड़े के रूप में गुणसूत्र आ जाते हैं इसे हम लोग सिनैप्सिस कहते हैं। इसी अवस्था को हम लोग सिनैप्सिस कहते हैं। इसके बाद अवस्था आती है पैकिटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन और जाइगोटीन के बाद पैकिटीन। तो पैकिटीन की जो अवस्था आती है, तो पैकिटीन अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो जोड़े के रूप में होते ही हैं। इसमें ये गुणसूत्र छोटे हो जाते हैं और थोड़े से मोटे हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे गुणसूत्र लंबे थे और पतले थे, लेकिन यहाँ पे छोटे हो गए हैं और मोटे हो गए हैं। इसके बाद ये गुणसूत्र जो है थोड़ा सा लंबाई में फटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है लंबाई में फटा हुआ प्रतीत होता है और प्रत्येक जोड़े में 4 अर्ध गुणसूत्र या क्रोमैटिड होते हैं। देखिए इस जोड़े में जो ये पहला जोड़ा है, यहाँ पे इस जोड़े में 4 अर्ध गुणसूत्र हैं, पहले में 2 और दूसरे में 2, तो 2 2 4 गुणसूत्र या 4 अर्ध गुणसूत्र जिसे हम लोग बोलेंगे, जिसे क्रोमैटिड बोलते हैं। इसी दशा को हम लोग चतुर्संयोजक या टेट्रावैलेंट टेट्राड कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग टेट्रावैलेंट टेट्राड कहते हैं। तो टेट्रावैलेंट टेट्राड की अवस्था आती है पैकिटीन अवस्था में। पैकिटीन अवस्था आती है प्रोफेज फर्स्ट में, और प्रोफेज फर्स्ट की जो अवस्था होती है अर्धसूत्री फर्स्ट की जो क्रिया होती है या जो चरण होता है अर्धसूत्री फर्स्ट का, उसमें होता है। तो ये थोड़ा सा जटिल है, हम लोग पढ़ रहे हैं, इसको हमें समझना जरूरी है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 चरण है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री सेकेंड। अब अर्धसूत्री फर्स्ट में भी 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलाफेज और एनाफेज। तो प्रोफेज में जो प्रोफेज है इसमें जो है 5 अवस्थाएं हैं। इस प्रोफेज में 5 अवस्थाएं हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो इसमें 5 अवस्थाएं हैं। तो अभी हम लोग इस जो 5 अवस्थाएं हैं इसकी पैकिटीन अवस्था को हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन को पढ़ने से पहले हम लोग जो यहाँ पे अभी देखे हैं कि जो ये गुणसूत्र हैं इसको हम लोग टेट्रावैलेंट टेट्राड कहते हैं, तथा इन जो गुणसूत्र होते हैं गुणसूत्रों में विनिमय अथवा क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया जो होती है वो इसी अवस्था में होती है, यानी कि पैकिटीन अवस्था में ही क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि जो 2 गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़े का एक गुणसूत्र और दूसरे जोड़े का एक गुणसूत्र, तो जो एक गुणसूत्र हैं ये दोनों गुणसूत्र आपस में आकर के मिल जाते हैं। आगे चल करके ये गुणसूत्र जो आपस में आकर के मिल जाते हैं और एक गुणसूत्र इधर का और एक गुणसूत्र इधर होता है। इसी अवस्था को हम लोग पैकिटीन अवस्था बोलते हैं। जो गुणसूत्र ए है अर्ध गुणसूत्र और इसका जो ये अर्ध गुणसूत्र है, यहाँ पे दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं और क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, इसीलिए इसको हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इस अवस्था को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर की जो क्रिया होती है इसी पैकिटीन अवस्था में होती है। देखिए फिगर में यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है, दिखाया नहीं गया है क्रॉसिंग ओवर की क्रिया को, लेकिन जो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया है वो पैकिटीन अवस्था में ही होती है। इस फिगर में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि पैकिटीन अवस्था ये जो क्रॉसिंग ओवर है यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि पैकिटीन अवस्था में ही क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होती है। और दूसरा कि टेट्रावैलेंट टेट्राड की अवस्था जो आती है वो भी पैकिटीन अवस्था में ही होती है। और गुणसूत्र जो होते हैं वो जिन्हें क्रोमैटिड बोलते हैं, सबसे पहले इसी में बनते हैं, पैकिटीन अवस्था में बनते हैं। और ये गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं, वो भी पैकिटीन अवस्था में होती है। तो 3-4 चीजें हैं जो कि पैकिटीन अवस्था से संबंधित हैं। इसके बाद है डिप्लोटीन की अवस्था। तो डिप्लोटीन अवस्था में किएज्मेटा दिखलाई पड़ता है। तो किएज्मेटा दिखलाई पड़ता है क्योंकि इसमें
युग्मित गुणसूत्रों के अर्ध गुणसूत्र कुछ स्थानों टूटकर अपने कुछ हिस्से आपस में बदल लेते हैं, इसी स्थान को हम लोग केज मेटा बोलते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जैसे एक गुणसूत्र ये है इधर चला गया और जो दूसरा गुणसूत्र है उसी जोड़े का जो दूसरा गुणसूत्र है ये यहाँ से जाकर के क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ से क्रॉस करने के बाद जो इस गुणसूत्र का यानी कि जो अर्ध गुणसूत्र है ये यहाँ से टूट जाता है और ये वाला जो है इसके साथ हो जाता है और इसका हिस्सा जो होता है इसके साथ आ जाता है। अब इसी अवस्था को हम लोग केज मेटा बोलते हैं। तो जो केज मेटा होते हैं, ये केज मेटा जो होते हैं आपस में टूटने के बाद अपने हिस्से को बदल लेते हैं और जहाँ से ये लोग अब टूटने के बाद अपने हिस्से को बदलते हैं इसे हम लोग केज मेटा बोलते हैं। तो केज मेटा की जो क्रिया होती है ये डिप्लोटीन अवस्था में होती है, यानी कि इस अवस्था में केज मेटा की क्रिया होती है। अब है डाइकाइनेसिस। तो डाइकाइनेसिस क्या है? तो डाइकाइनेसिस अवस्था में गुणसूत्रों के चारों ओर मैट्रिक्स एकत्रित हो जाता है। देखिए यहाँ पे फिगर में दिया गया है डाइकाइनेसिस। तो इसमें जो गुणसूत्र है, गुणसूत्र के चारों ओर जो है मैट्रिक्स हो गया है, तरल पदार्थ जो है इकट्ठा हो गया है और इस गुणसूत्र को चारों ओर से ये मैट्रिक्स जो है घेर लिया है। इसके बाद केंद्रिका नष्ट हो जाती है और जो ये केंद्रिका केंद्रक में, चूंकि ये केंद्रक था, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये कोई सेल नहीं है, कोई कोशिका नहीं है, बल्कि ये कोशिका का एक केंद्रक है, क्योंकि केंद्रक में ही ये गुणसूत्र या फिर ये डीएनए वगैरह रहते हैं। तो उसी केंद्रिका में एक केंद्रक, इसी केंद्रक में ये जो बड़ा सा केंद्रक दिख रहा है आप लोगों को, इसी केंद्रक में एक छोटा सा केंद्रिका होती है। तो यहाँ पे केंद्रिका है, यहाँ भी केंद्रिका है, केंद्रिका यहाँ पे भी है, यहाँ भी है, लेकिन डाइकाइनेसिस में ये केंद्रिका नष्ट हो गई है। तो केंद्रिका कहाँ से नष्ट होती है? तो केंद्रिका नष्ट होती है डाइकाइनेसिस अवस्था में। उस डाइकाइनेसिस अवस्था में जो कि एक प्रोफेज फर्स्ट की अवस्था है। इसके बाद मेटाफेज की अवस्था आती है। तो मेटाफेज अवस्था में यहाँ से देखिए ये जो गुणसूत्र हैं बीच में आ गए हैं, ये गुणसूत्र जो है बीच में आ गए हैं, ठीक, और एक तर्कु के जैसे रचना का निर्माण हुआ है, इसको हम लोग आगे समझेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्रथम मध्यावस्था या मेटाफेज पर, इस अवस्था में गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं और एक तर्कु के आकार की आकृति बनती है। तो तर्कु के आकार की आकृति कहाँ पर बन रही है? तो तर्कु के आकार की आकृति जो बन रही है, तर्कु के आकार की आकृति जो बन रही है यहाँ पे बन रही है मेटाफेज फर्स्ट में। तो मेटाफेज फर्स्ट में तर्कु के तरह की आकृति जो बन रही है मेटाफेज फर्स्ट में बन रही है और जो गुणसूत्र है वो बीच में आ गए हैं। इसके बाद प्रथम पश्चावस्था जो है, प्रथम पश्चावस्था में क्या होता है? इस अवस्था में गुणसूत्र प्रतिकर्षण बल के कारण विपरीत ध्रुवों पर चले जाते हैं। ये जो गुणसूत्र होते हैं इनमें जो प्रतिकर्षण बल लगता है और इसी प्रतिकर्षण बल के कारण ये जो गुणसूत्र हैं ये इधर वाले इधर चले जाएंगे इस साइड और यहाँ से ये इधर आ जाएंगे। इसके बाद प्रथम अंत्यावस्था, इस अवस्था में प्रत्येक ध्रुव के गुणसूत्रों के समूह में केंद्रिका प्रकट हो जाती है और केंद्र कला बन जाती है। देखिए यहाँ पे जैसे ही ये गुणसूत्र जो है इस ध्रुव पर आ जाएंगे और यहाँ पे इस ध्रुव पे आएंगे, तो अंत्यावस्था में या जो टेलोफेज की अवस्था है इसी अवस्था में यहाँ पे केंद्रिका जो है दिखाई देने लगती है। केंद्रिका जो है यानी कि यहाँ पे जो केंद्रक था, केंद्रिका थी, ये केंद्रिका जो है यहाँ पे भी दिखाई देने लगती है, यहाँ पे केंद्रिका दिखती है। इसके अलावा ये जो केंद्रक कला है, ये देखिए यहाँ पे जो केंद्रक कला है, केंद्रक कला भी यहाँ पे बन चुकी है। तो ये केंद्रक कला भी बन जाती है और केंद्रिका भी दिखाई देने लगती है। तो इसे हम लोगों को याद रखना है कि किस अवस्था में कौन सी क्रिया होती है। तो अर्धसूत्री फर्स्ट में जो अर्धसूत्री विभाजन का जो फर्स्ट चरण है जिसे हम लोग अर्धसूत्री फर्स्ट बोलते हैं, उस अर्धसूत्री फर्स्ट में 4 अवस्थाएं हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलाफेज और एनाफेज। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलाफेज की जो अवस्थाएं हैं, तो इसमें से सबसे लंबी अवस्था प्रोफेज है और प्रोफेज जो है 5 अवस्था में बटी हुई है।
तो प्रोफेज 5 अवस्थाओं में बटी है, जिसे कि हम लोग लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस बोलते हैं। इसके बाद मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र मध्य में आते हैं, एनाफेज अवस्था में ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, और टेलाफेज अवस्था में ये ध्रुव में पहुंचने के बाद यहाँ पे केंद्रिका भी आ जाती है और केंद्रक कला भी बन जाती है। अब इसके बाद कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, जिसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। जब यहाँ पे ये एक केंद्रक यहाँ बन जाता है और एक केंद्रक यहाँ पे बन जाता है, तो इस दो केंद्रकों के निर्माण के बाद क्या होता है कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। यानी कि कोशिका में ये जो कोशिका होती है, जब यहाँ पर दो केंद्रक बन जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो ये ये जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है, और विभाजन की जो क्रिया होती है इसे हम लोग साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो साइटोकाइनेसिस बोलते हैं कोशिका द्रव्य में जो विभाजन होता है उस क्रिया को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो साइटोकाइनेसिस इसमें हो जाता है, और ये जो कोशिका होती है दो भागों में बंट जाती है। अब जो है अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका से 4 संतति कोशिकाएं बनती हैं। तो अर्धसूत्री विभाजन की खासियत ये होती है कि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में क्या होता था कि एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता था, लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब जो है हम लोगों का कोशिका विभाजन से संबंधित जो थियरी थी लगभग में खत्म हो गई है। अब हम लोगों को पढ़ना है इसके जो क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? जंतु कोशिका में पूछा है क्या नहीं होता है? माइटोकांड्रिया, कोशिका द्रव्य, केंद्रक या डीएनए। तो माइटोकांड्रिया भी होता है, केंद्रक भी होता है, डीएनए भी होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती है ये पादप कोशिकाओं की विशेषता होती है। जैसा कि हम लोगों ने पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब हम लोगों ने अंतर पढ़ा था तो इस चीज़ को समझा था कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है सिर्फ पौधों में होती है। इसके बाद राइबोसोम का मुख्य कार्य है। तो राइबोसोम का कार्य है प्रकाश संश्लेषण, वसा का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण या फिर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। तो इसका ए आंसर सही होगा, प्रोटीन का संश्लेषण। तीसरा है द्विनाम पद्धति के अनुसार जीवों के 2 नाम रखे जाते हैं। दोनों नाम लैटिन भाषा में रखे जाते हैं। पहला नाम वंश बताता है या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों जो है सही हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा डी होगा, क्योंकि इसके जो तीनों ऑप्शन है सब सही हैं। चौथा क्वेश्चन है कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका की खोज देखिए यहाँ पे बताए थे ट्रिक कि कोशिका जो होती है बड़ी होती है, केंद्र जो होता है छोटा होता है, और 2 नाम बताए थे रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक, यानी कि दोनों के नाम में रॉबर्ट जुड़ा हुआ है। तो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक। तो हमने बताया था कि जो नाम बड़ा है रॉबर्ट ब्राउन जो है वो छोटा काम किए हैं, यानी कि इन्होंने छोटी चीज़ का खोज किया है, और जो छोटे हैं यानी कि हुक जो है नाम छोटा है तो इन्होंने बड़ा वस्तु की खोज की है। तो कोशिका की खोज करने वाले थे हुक और केंद्रक की खोज करने वाले थे ब्राउन। तो यहाँ पे पूछा है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद 5वां क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। तो सबसे बड़ी कोशिका जो है शुतुरमुर्ग का अंडा है। छठा है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता है? माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका, उपरोक्त सभी। तो ये सभी नहीं होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती हैं उन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज करने वाले थे
नाल एवं रस का। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पादप कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में नहीं होता है। पादप कोशिका में लवक होता है, कोशिका भित्ति भी होती है। इसके अलावा सेंट्रोसोम ये नहीं होता है। तो पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं होता है, रिक्तिका होती है, बड़ी स्पष्ट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रोसोम। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ये अगला क्वेश्चन है कि कवक कोशिका की भित्ति बनी होती है। कवक कोशिका की जो भित्ति होती है वो बनी होती है। तो कवक कोशिका की भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है। हम लोगों ने पढ़ा था इसे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। तो ये कहने वाले वैज्ञानिक थे हक्सले। हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन है केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव्य को कहते हैं। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। तो केवल पादप कोशिका में पाया जाने वाला जो कोशिकांग है वो है कोशिका भित्ति। अगला जो क्वेश्चन है जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में पाया जाता है सेंट्रोसोम। राइबोसोम की खोज की थी। तो राइबोसोम की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे पैलाडे ने, सॉरी यहाँ पे इसको दिया है, राइबोसोम की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो हैं पैलाडे। अब हम लोग समझते हैं अगला जो क्वेश्चन है उसको। राइबोसोम को कहा जाता है। तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। अगला जो क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है अल्टमान ने किया था। अल्टमान ने किया था राइबोसोम की, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज करता थे अल्टमान थे। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता जो थे वो अल्टमान थे। अब हम लोग देखते हैं कोशिका के अणुओं का प्रबंधन करता है। तो कोशिका के अणुओं का प्रबंधन कौन करता है? तो कोशिका के अणुओं का प्रबंधन करता है गाल्गी काय या गाल्गी बॉडी। श्वसन क्रिया होती है। श्वसन क्रिया किसमें होती है? गाल्गी काय में, केंद्रक में, कोशिका भित्ति में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो श्वसन की क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आत्महत्या की थैली कहते हैं। आत्महत्या की थैली कहते हैं राइबोसोम, रिक्तिका, लाइसोसोम, डीएनए। तो इसका आंसर लाइसोसोम होगा। प्रश्न नंबर 6 है कि पौधों की पत्तियां हरी रंग की होती हैं। वर्णी लवक के कारण, अवर्णी लवक के कारण, हरित लवक के कारण कोई नहीं। तो ये हरित लवक इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है गाजर में पाए जाने वाले लवक का नाम है। तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है अवर्णी लवक पाया जाता है। पत्ती में, फल में, तना में, भूमिगत जड़ और तना में। तो भूमिगत जड़ में और तना में अवर्णी लवक पाया जाता है। वंशागति का वाहक कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को, गुणसूत्र को। तो यहाँ पे गुणसूत्र है सही। इसके बाद वंशागति में महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो वंशागति में महत्वपूर्ण योगदान देता है गुणसूत्र, जीन, डीएनए। तो तीनों जो है वंशागति में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। डीएनए के द्वारा कुंडलित रचना मॉडल दिया गया था। डीएनए की द्विकुंडलित रचना मॉडल दिया गया था किसके द्वारा? तो वाटसन एवं कीक के द्वारा दिया गया था। डीएनए में नाइट्रोजन बेस नहीं होता है। तो कौन सा नाइट्रोजन बेस जो है डीएनए में नहीं होता है? तो यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है आरएनए में होता है, डीएनए में थाइमीन होता है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की जो क्रिया होती है ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। इसके बाद कैरोलस लिनियस की किताब का नाम है सिस्टेमा नेचर, फिलोसोफा बोटानिका, स्पीसीज प्लांटेरम। तो ये तीनों इन्हीं की किताब है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो ये रहा हम लोगों का आज का सबसे अच्छा और सबसे बड़ा जो चैप्टर था वो है कोशिका विज्ञान। तो कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी हम लोगों ने पढ़ लिया, सेल बायोलॉजी हम लोगों ने पढ़ के आज खत्म कर दिया। बाकी जो है आगे हम लोग जो अगला चैप्टर आएगा बायोलॉजी का उसे हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार।